मैंने बोर्ड पर प्राइस बिल्कुल क्लियर लिख दिया था, एक प्लेट फ्राइड राइस के 10,000 युआन। सबको लगता है कि पैसे के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उन्हें क्या पता मैं असल में घाटे में बेच रहा हूँ, सिर्फ अपने मास्टर के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। और अब मुझे ये स्टॉल चलाते हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है, एक भी प्लेट नहीं बिकी। मैं सोच ही रहा था कि आज भी एक और बेकार दिन जाने वाला है, तभी पास में अचानक हंगामा मच गया। कुछ लोग कह रहे थे, सुना है इस गली में एक स्ट्रीट स्टॉल है जो फ्राइड राइस की एक प्लेट के 10,000 युआन लेता है। चलो देखते हैं ऐसा क्या खास है। मैं सर उठाकर देखता हूँ, एक बड़ा भारी जिस्म वाला आदमी मेरे स्टॉल के सामने खड़ा था। उसने गर्दन ऊपर करके बोर्ड पढ़ा और बोला, शेफ हांगकांग में एक लेजेंडरी कुक है जो एम्परर्स फ्राइड राइस बनाता है और उसकी कीमत सिर्फ 5,000 युआन है। तुम किस हक से 10,000 युआन चार्ज कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, खाकर देख लो, खुद समझ जाओगे। वो हल्की सी हंसी छोड़ता है। जो लोग इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं उनके पास आमतौर पर कुछ ना कुछ दम होता है। ठीक है शेफ, मेरे लिए एक बना दो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। पक्का? बिल्कुल पक्का। क्या हुआ, डर लग रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा? मैं शांत नजरों से उसे देखता हूँ। अगर तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो तो पैसे न देने का ख्याल भी नहीं आएगा। मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर बिग टोनी एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर हंस पड़ा। रिलैक्स, अच्छा हो या बुरा, प्राइस बोर्ड पर लिखा हुआ है, मेन्यू में जो है वो दे दूंगा। अगर पसंद नहीं आया तो मेरी किस्मत खराब। मैं कुछ और नहीं बोलता, बस सर हिलाकर काम शुरू कर देता हूँ। तभी कैम अचानक बोल पड़ता है, रुको, ये चावल है, ये ऐसे क्यों लग रहा है? बिग टोनी मुड़कर देखता है। मेरे सामने एक बैम्बू स्टीमर रखा था जिसका ढक्कन पहले ही खुला हुआ था। अंदर सफेद चावल के दाने एक एक करके अलग नजर आ रहे थे। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का चावल, हर दाना अलग, जैसे उसके अंदर नमी भरी हो, चमकदार, हल्का ट्रांसपेरेंट और बीच बीच में छोटे नारंगी रंग के टुकड़े बिखरे हुए। ये क्या है? बिग टोनी झुककर ध्यान से देखता है। मैं बिना सर उठाए जवाब देता हूँ, सूखे झींगे का रो। हाँ, बिग टोनी धीरे से बोलता है। सच में हैरान होकर एक कदम पीछे हट जाता है, फिर अपनी टीम की तरफ मुड़कर कहता है, ये शेफ वाकई काम जानता है। इस टेक्निक को फ्लेवर बोरोइंग कहते हैं। ताजे झींगों को बीच से काटा जाता है, साफ किया जाता है, फिर भीगे हुए चावल उनके अंदर भरे जाते हैं और सब कुछ साथ में स्टीम किया जाता है। इस तरह चावल झींगे का गहरा और रिच फ्लेवर अपने अंदर खींच लेता है। बाद में स्टीम्ड झींगे वापस डिश में डाले जाते हैं, जो हर बाइट में टेक्सचर और नेचुरल मिठास लाते हैं। मतलब इस फ्राइड राइस के पीछे सच में क्राफ्ट्समैनशिप है। फिर भी वो नाक से कोड़कर बोलता है, 10,000 युआन की प्लेट के हिसाब से तो होना ही चाहिए। अगर सिर्फ थोड़ा फ्लेवर बोरो किया है और थोड़ा रो डाल दिया है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 10,000 युआन की डिश के नाम पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। उसकी बात अभी खत्म हुई भी नहीं थी कि अचानक हवा में एक गहरी और लाजवाब खुशबू फैल गई। वाह, ये तो कमाल की स्मेल है। ये क्या है, इतनी अच्छी खुशबू? आसपास खड़े लोग एक के बाद एक हैरानी से सांस खींचने लगे। कुछ लोगों के तो मुंह में पानी भरने लगा। बिग टोनी का ध्यान तुरंत उस सोर्स की तरफ गया। काउंटर पर रखा हुआ एक मिट्टी का बर्तन। मेरे हाथ में एक गीला चमकदार लोटस लीफ था। मेरे सामने एक बड़ा पॉट रखा था जो शराब के मटके जैसा लग रहा था। उसके मुंह से सफेद भाप के धागे उठ रहे थे। वही जबरदस्त खुशबू उसके अंदर से निकल रही थी। जैसे ही बिग टोनी ने उस बर्तन को देखा और उसकी खुशबू महसूस की, उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया, बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल। बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल फुजियान क्विजीन की सबसे मशहूर डिशेज में से एक है। इसे फॉर्चून एंड लॉन्जिविटी स्ट्यू भी कहा जाता है। इस डिश को बनाने के लिए सिर्फ सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एबोलोनी, सी कुकम्बर, शार्क फिन और ड्राइड स्कैलप। और इन सब की तैयारी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हर प्रीमियम इंग्रेडिएंट को पहले ड्राई करना पड़ता है। बिग टोनी पहले भी एक 100 साल पुराने रेस्टोरेंट में बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल की शूटिंग कर चुका था, लेकिन वहाँ का सबसे महंगा वर्जन भी जब पॉट खोला गया था इस डिश के सामने थोड़ा फीका लग रहा था। फर्क कहाँ था? बिग टोनी ने गहरी सांस ली और जवाब तुरंत मिल गया। वो वाइन कमाल की है, शाओजिंग हुआ दियाओ वाइन। सही कहा ना? जैसे ही उसने नाम लिया मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अच्छी चीजों की असली कद्र वही लोग करते हैं जो उन्हें समझते हैं। हाँ, हुआ दियाओ ही है। बता सकते हो कितने साल पुरानी है? खुले हुए पॉट से निकलती खुशबू ने बिग टोनी को पूरी तरह हिला दिया था। उसने हाथ हिलाकर नम्रता से कहा, आप मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि इसे हुआ दियाओ पहचान पाया। उम्र तो नहीं बता सकता, लेकिन इस वाइन की खुशबू बिल्कुल अलग लेवल की है। जरूर टॉप ग्रेड होगी। 18 ईयर ओल्ड डॉटर्स रेड। ये सुनते ही सब समझ आ गया। असली 18 ईयर ओल्ड डॉटर्स रेड वाइन की कीमत आधे किलो की ही कम से कम 1000 युआन होती है। पॉट के साइज को देखकर चाहे वाइन को डाइल्यूट भी किया गया हो, इतनी गहरी खुशबू लाने के लिए कम से कम 1 किलो वाइन तो लगी ही होगी। सिर्फ वाइन का खर्चा ही 2000 युआन बैठता है। लेकिन शानदार कुकिंग सिर्फ महंगी चीजें डालने का नाम नहीं है। अगर टेक्निक ना हो तो दुनिया के सबसे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स भी डिश को नहीं बचा सकते। वाओ, क्या खुशबू है। तो ये है बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल। अब समझ आया इतना महंगा क्यों है। ये तो लाजवाब लग रहा है। भीड़ उत्सुकता से भरी हुई थी और सबकी नजरें मेरे सामने रखे पॉट पर टिकी हुई थी। ढक्कन ज्यादा देर तक खुला नहीं रह सकता था, वरना खुशबू उड़ जाती। मैं तुरंत बैम्बू स्किमर उठाता हूँ और उसे पॉट के अंदर डाल देता हूँ। सबसे पहले जो बाहर आता है वो एक बड़ा सा एबोलोनी था, मोटा, रसीला और लगभग एक चावल के बोल जितना बड़ा। बिग टोनी की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये तो पागलपन है, इतना बड़ा एबोलोनी। मार्केट में इसका प्राइस आराम से 10,000 युआन होगा। मैं रुकता नहीं, एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स निकालता रहता हूँ। एक सी कुकम्बर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितना लंबा था, कैमल टेंडन जो नर्म और इलास्टिक लग रहा था। प्रीमियम इंग्रेडिएंट के बाद प्रीमियम इंग्रेडिएंट ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। हर बार
पॉट को हिलाने पर खुशबू और गहरी होती जाती, पूरी गली को अपनी महक में लपेटती हुई। चारों तरफ लोगों के निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी और सबके दिमाग में एक ही ख्याल उभर रहा था कि अगर फ्राइड राइस बनाने के लिए इतने सारे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं तो शायद 10,000 युआन की एक प्लेट उतनी भी महंगी नहीं है। जब सारे इंग्रेडिएंट्स पॉट से बाहर निकल आए तब मैंने तैयारी शुरू की। मैं एक बड़ा क्लीवर निकालता हूँ, दाएं हाथ से एबलोनी को मजबूती से दबाता हूँ और उसके चारों तरफ का स्कर्ट ट्रिम करके वापस पॉट में डाल देता हूँ। फिर ऊपर और नीचे का हिस्सा भी काट देता हूँ। सिर्फ सबसे नर्म और मुलायम सेंटर बचता है। बाकी सारे ट्रिम्ड पार्ट्स वापस पॉट में चले जाते हैं और डिश से पूरी तरह हटा दिए जाते हैं। एबलोनी के टेंडर सेंटर को पहले लगभग 3 मिलीमीटर मोटे स्लाइसेस में काटा जाता है, फिर स्ट्रिप्स में और आखिर में छोटे क्यूब्स में। ये देखते ही बिग टोनी लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। तुम इतने कीमती एबलोनी को डाइस कर रहे हो? मेरे हाथ रुकते नहीं। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, और फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं? बिग टोनी का चेहरा देखने लायक था। इतना अच्छा एबलोनी तो सीधा खाया जा सकता है, इससे फ्राइड राइस में डालना गुनाह है। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करके काम करता रहता हूँ। सी कुकम्बर और कैमल टेंडन भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिए जाते हैं। नाइफ स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि देखने वाले हैरान रह गए। बिग टोनी अभी भी एबलोनी के लिए दुख मना रहा था, लेकिन मेरी नाइफ स्किल्स ने उसका ध्यान खींच लिया। तभी लिली पास से बोल पड़ी, कितनी तेज स्पीड है। ये स्पीड की बात नहीं है, असली बात कंसिस्टेंसी है। हर एक पीस को देखो, लगभग सब एक ही साइज के हैं। सबसे मुश्किल टेंडन होता है, उसे इतना ब्रेस करना पड़ता है कि वो नरम हो जाए, लेकिन अगर ज्यादा सॉफ्ट हो गया तो साफ क्यूब्स में कट ही नहीं होगा, इसलिए उसे बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट तक कुक करना पड़ता है। टेंडन इतना नरम होना चाहिए कि उसे क्यूब्स में काटा जा सके, लेकिन उसकी असली टेक्सचर भी बरकरार रहे। यही असली स्किल होती है। भीड़ उसकी बात सुन रही थी। पूरा समझ तो किसी को नहीं आ रहा था, लेकिन सब बहुत इंप्रेस थे। सिर्फ ऐसी नाइफ स्किल्स को अपनी आंखों से देख लेना ही इस ट्रिप को सफल बना रहा था। कुछ ही देर में सारा सी फूड छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया गया। मैं कूलर से 4 अंडे निकालता हूँ, एक एक करके बोल में तोड़ता हूँ और उनके व्हाइट्स अलग कर देता हूँ। योक्स सीधे स्टीमर ट्रे में चावल के साथ चले जाते हैं। मैं योक्स को चावल में इतनी अच्छी तरह मिक्स करता हूँ कि हर एक दाना गहरे सुनहरे रंग से कोट हो जाता है। वही टेक्निक फ्राइड राइस को वॉक में जाते ही उसका मशहूर गोल्डन कलर देती है। इस टेक्निक को गोल्ड रैप सिल्वर कहा जाता है। जब पूरा चावल योक से कोट हो गया तो लगभग हर देखने वाले ने एक साथ हुक निकला। ये चावल अभी सिर्फ मिक्स हुआ था, पकाया भी नहीं गया था। हर दाना चिकनी सुनहरी परत में लपेटा हुआ था। बीच बीच में नारंगी रंग के श्रिम्प रो के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे सुनहरी नदी में झींगे उछल रहे हों। सिर्फ देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। और ये तो बस तैयारी थी, स्टर फ्राई करना अभी शुरू भी नहीं हुआ था और भीड़ पहले ही भूख से बेहाल थी। मैं सुनहरे चावल को सारे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स के साथ वॉक में डालता हूँ। तेज आंच पर एक कॉम्प्लेक्स स्टर फ्राई शुरू होता है। आखिर में मैं तैयार फ्राइड राइस को एक चमकदार सुनहरे बोल में भर देता हूँ जिस पर 10,000 ईयर्स के शब्द उखरे हुए थे। फिर मैं जेड हैंडल वाला एक गोल्ड लेडल निकालता हूँ, जेड इनले वाली गोल्ड चॉपस्टिक्स और उनके रेस्ट्स भी साथ रखता हूँ और सब कुछ एक ट्रे पर सजा देता हूँ। मैं ट्रे उठाता हूँ और धीरे धीरे बिना किसी जल्दी के छोटी डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़ता हूँ। एक एक करके मैं चॉपस्टिक रेस्ट्स, लेडल, चॉपस्टिक्स और खुशबू से भरा हुआ फ्राइड राइस का बोल टेबल पर रख देता हूँ। इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस, कृपया आनंद लीजिए। इतना कहकर मैं बिना कुछ और बोले सीधा स्टॉल के पीछे लौट जाता हूँ। बिग टोनी अपने सामने रखे बोल को घूरता रह गया। उसमें से उठती हल्की हल्की भाप और इतनी जबरदस्त खुशबू थी कि झुकने से पहले ही उसका असर महसूस हो रहा था। उसने अनजाने में थूक निगल लिया। भीड़ गर्दन लंबा करके देख रही थी। हर कोई एक ही बात जानना चाहता था, आखिर इस बोल का टेस्ट कैसा है। बिग टोनी ने कैम की तरफ देखा। ठीक है, पहले फैंस के लिए एक क्लोजअप शॉट लेते हैं। कैम तो उससे भी एक कदम आगे था। उसने कैमरा सीधा बोल पर घुमा दिया। लिली रिफ्लेक्टर पकड़कर खड़ी हो गई। कैम शूट करते हुए खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये तो कमाल का लग रहा है, हर एंगल से परफेक्ट, इतना एपेटाइजिंग। जल्दी करो, मुझे और भूख लग रही है। बिग टोनी आधा हंसते हुए बोला, लेकिन उसे भी मानना पड़ा कि ये फ्राइड राइस हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे असली सोना चमक रहा हो। बीच बीच में नारंगी श्रिम्प रो, सुनहरे भूरे ड्राइड स्कैलप के रेशे, गहरे लाल भूरे एबलोनी के क्यूब्स, काले जेड जैसे सी कुकुम्बर के टुकड़े, ट्रांसपेरेंट कैमल टेंडन और चमकदार हरे स्कैलियंस नजर आ रहे थे। सिर्फ इस बोल को देखना ही एक अलग एक्सपीरियंस था। जैसे ही कैम का क्लोजअप खत्म हुआ, लिली तुरंत बोली, अब चख भी लो। बिग टोनी तो पहले से ही तड़प रहा था। उसने गोल्ड लेडल उठाया और उसका वजन महसूस करते ही हैरान रह गया। ये तो सच में सॉलिड गोल्ड है। उसने लेडल को हाथ में घुमाया, फिर संभलकर एक चम्मच फ्राइड राइस निकाला और अपने होठों तक ले गया। एक बार चबाया, फिर दूसरी बार, और अचानक सीधा कुर्सी पर तनकर बैठ गया। सीधा कैमरे की तरफ मुड़ गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अजीब हो गया। पूरा जिस्म सख्त पड़ गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो बिल्कुल जम सा गया। आंखें पूरी खुल गईं। ये खुशी का स्वाद है। उस पल बिग टोनी खुद को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जो अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है। ये माँ का हाथ का खाना है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी रूहानी परियां उसके आसपास नाच रही हों। ओह माय गॉड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरी मौत भी ऐसे टेस्ट के बाद हो तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। लिली उसे पूरी तरह उलझन भरी नजरों से देख रही थी। कम ऑन, इतना भी क्या? तुम फ्राइड राइस खाकर सच में रो रहे हो? होश में वापस आते ही बिग टोनी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो सीधा उठकर मेरे पास आया और दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। शेफ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस बिल्कुल पागलपन है। जैसे ही बिग टोनी के मुंह से ये शब्द निकले, भीड़ में हंगामा मच गया।
इतनी बड़ी तारीफ, सच में? क्या तुम सीरियस हो? मैं तो यहाँ से सिर्फ खुशबू लेकर ही लालच में आ गया हूँ। टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, खुशबू ही बता रही है कि डिश कितनी जबरदस्त है। तुमने बिग टोनी का रिएक्शन देखा ना? बस वही सब कुछ बता देता है। इतना बड़ा एबलोनी, इतना मोटा सी क्यूकम्बर, इतना प्रीमियम सी फूड, ऊपर से टॉप ग्रेड बर्ड्स नेस्ट। खाना कमाल का ना हो तो और क्या हो। आखिर ये 10,000 युआन वाला फ्राइड राइस है। सच में लाजवाब, हर एक पैसा वसूल। चारों तरफ चर्चा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बिग टोनी की तरफ देखता हूँ, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला देता हूँ। जब तक तुम्हें पसंद आया, मेरी सारी मेहनत सफल हुई। पसंद आया? बिग टोनी लगभग उछल पड़ा। मैं तो हद से ज्यादा खुश हूँ। शेफ, क्या आप स्टूडेंट्स लेते हैं? मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूँ। सिर्फ एक प्लेट फ्राइड राइस खाकर ये आदमी शिष्य बनने की बात कर रहा था। मैं हंस पड़ा। बिग टोनी को भी मेरी प्रतिक्रिया से कोई हैरानी नहीं हुई। इस लेवल की कला हर किसी को नहीं सिखाई जाती। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे पता है आप ऐसे ही किसी को नहीं सिखाएंगे। फिर उसकी नजर कैम और लिली पर पड़ी, जो चुपके चुपके बोल से एक एक चम्मच खा रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। अरे तुम दोनों, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। बिग टोनी तुरंत फोन निकालता है और बिना देरी किए पेमेंट कर देता है। फिर सीधा टेबल की तरफ भागता है। मेरे फोन पर पेमेंट नोटिफिकेशन की आवाज आती है और मेरे अंदर का तनाव एक पल में खत्म हो जाता है। एक पूरा हफ्ता स्टॉल चलाने के बाद आखिरकार टास्क कंप्लीट हो गया था। अब मैं दोबारा उस सपने की दुनिया में जा सकता था। उधर टेबल पर बिग टोनी, लिली और कैम मिलकर पूरा बोल साफ कर चुके थे। इतना स्वाद था। लिली ने अफसोस से कहा, बस क्वांटिटी कम थी। कम थी? बिग टोनी ने तुरंत जवाब दिया, सबसे ज्यादा तो तुमने ही खाया। ठीक है, लेकिन सच कहूं तो ये इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस हद से ज्यादा कमाल का था। फ्राइड राइस की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड। अब समझ आया इसे इंपीरियल क्यों कहते हैं। उस शाम घर पहुंचते ही मैं बेसब्री से दोबारा सपने में प्रवेश करता हूँ। इस बार मैं एक चौड़े माथे और तेज आंखों वाले आदमी के शरीर में जागता हूँ। उसकी सिग्नेचर डिश थी द ओनली वन बीफ नूडल। इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस के विपरीत, जिसमें प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स का ढेर लगता था, इस डिश में सिर्फ एक मुख्य इंग्रेडिएंट था, बीफ। लेकिन मुश्किल के मामले में ये डिश फ्राइड राइस से कई गुना आगे थी। फ्राइड राइस से जो भी कुकिंग स्किल्स मैंने सीखी थी, उनके बावजूद मुझे सपने के अंदर पूरे 4 साल लग गए द ओनली वन बीफ नूडल को पूरी तरह से मास्टर करने में। पिछली बार की तरह सपने से निकलते वक्त मुझे उस आत्मा का इंपीरियल रिवॉर्ड मिला जिसके शरीर में मैं था। एक खास ब्लेड जो खुद एम्परर ने इसी डिश के लिए बनवाया था। साथ ही सिस्टम ने एक नया क्वेस्ट भी दे दिया, द ओनली वन बीफ नूडल की एक सर्विंग 20,000 युआन में बेचो। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही एक नया ड्रीम अनलॉक होगा। इसी बीच बिग टोनी की 10,000 युआन वाली फ्राइड राइस की वीडियो रातों रात वायरल हो गई। हजारों लोग स्टॉल को ढूंढने के लिए उत्सुक हो गए। अगली सुबह मैं जल्दी स्टॉल पर पहुंच गया। मैंने पुराना साइन हटा दिया। इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस की जगह अब लिखा था द ओनली वन बीफ नूडल 20,000 युआन पर सर्विंग। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। आज के मेन्यू में है द ओनली वन बीफ नूडल सेट, एक सर्विंग 20,000 युआन। डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। बिग टोनी की वायरल वीडियो के कारण लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही व्यूअर्स की बाढ़ आ गई। चलो देखते हैं आज कौन सा बेचारा 10,000 युआन फ्राइड राइस पर उड़ाता है। एक मिनट, फ्राइड राइस हटाकर नूडल्स रख दिए और अब 20,000 युआन चार्ज कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं सही देख रहा हूँ? 20,000 युआन एक बोल नूडल्स। मैं कमेंट्स की बारिश देखते हुए शांत आवाज में बोलता हूँ, आज इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस नहीं है। इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए हैं, इसलिए फिलहाल मेन्यू से हटा दिया गया है। आज सिर्फ द ओनली वन बीफ नूडल मिलेगा। कुल 5 सर्विंग्स। रिजर्वेशन शुरू। सिर्फ 5 बोल्स बिकेंगे। इतना सुनते ही चाट पूरी तरह फट पड़ी। 20,000 युआन में तो एक गाड़ी आ जाती है और तुम नूडल्स बेच रहे हो। देखो, बात ये नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बस मुझे बीफ नूडल्स पसंद नहीं है। चैट में कमेंट्स की बारिश हो गई। जो इस बात पर यकीन करता है वो 1 टाइप करे। तभी लाइव स्ट्रीम के स्क्रीन पर एक गोल्डन रॉकेट एनिमेशन चमक उठी। यांग चेंग के यंग मास्टर हैंग ने एक सुपर रॉकेट गिफ्ट भेजा था। साथ ही उसका कमेंट भी सामने आया, शेफ मेरे लिए 3 सर्विंग्स रिजर्व कर दीजिए। गिफ्ट देखते ही पूरी चैट पागल हो गई। नो वे, लेजेंड, कोई सच में 20,000 युआन का नूडल्स खरीद रहा है। मैं कमेंट देखकर सर हिला देता हूँ। ठीक है, आ जाइए, आपकी 3 सर्विंग्स रिजर्व्ड हैं। इतना कहकर मैं तैयारी में लग जाता हूँ। कुछ देर बाद एक भारी भरकम आदमी लगभग 250 पाउंड का, एक औरत और एक छोटी लड़की के साथ स्टॉल पर आता है। शेफ मेरा ऑर्डर तैयार है। मैं ही यंग मास्टर हैंग हूँ। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और धीरे से बोला, मेरी बेटी को गंभीर हीटिंग डिसऑर्डर है। कल रात बिग टोनी ने आपका इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस खाया था, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। शेफ अगर आपका खाना मेरी बेटी की हालत सुधार सकता है तो पैसे की कोई परवाह नहीं। मैं सिर हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा करता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक लैंटर्न का फ्रेम बनाता हूँ, फिर चीनी में पानी मिलाकर उसे पकाता हूँ जब तक वो सिरप न बन जाए। उसके बाद मैं राइस पेपर पर डिजाइन बनाना शुरू कर देता हूँ। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पूरी तरह कंफ्यूज थे। एक मिनट, ये बीफ नूडल स्ट्रीम थी? ये हो क्या रहा है? शेफ शुगर आर्ट क्यों बना रहा है? मैं चैट पर ध्यान नहीं देता। सारे पार्ट्स तैयार करके सिरप ठंडा होने का इंतजार करता हूँ, फिर उन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू करता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगता और व्यूअर्स शेप पहचान लेते हैं। अरे ये तो पैलेस लैंटर्न है, इसे ये भी बनाना आता है। लेकिन इसका बीफ नूडल से क्या लेना देना? जब लैंटर्न पूरी तरह तैयार हो गया, मैं सीधा होकर व्यूअर्स के सवालों की तरफ देखता हूँ। द वन एंड ओनली बीफ नूडल एक पूरा सेट मील है। नूडल्स के साथ लैंटर्न शैडो बीफ और एक मिस्ट्री एग दिया जाता है। ये पैलेस लैंटर्न असल में लैंटर्न शैडो बीफ का हिस्सा है। इतना कहकर मैं नीचे रखे कूलर से एक बीफ टेंडरलॉइन निकालता हूँ, फिर पास रखे नाइफ की इसको खोलता हूँ और उसमें से लगभग 1 फुट लंबी बेहद पतली ब्लेड निकालता हूँ। मैं टेंडरलॉइन के
बिल्कुल कोने पर ब्लेड रखता हूँ और एक ही स्ट्रोक में स्लाइस करता हूँ। रोशनी में एक ऐसा मीट का टुकड़ा लटक रहा था जो इतना पतला था कि लगभग ट्रांसपेरेंट लग रहा था। रोशनी उसके आर पार निकल रही थी। लाइव स्ट्रीम ने ये सब क्लियरली कैप्चर कर लिया और चैट फट पड़ी। वो ये तो इतना पतला है कि आर पार दिख रहा है। नो वे, क्या ये सच है? क्या कोई फिल्टर लगा हुआ है? मीट इतना पतला कैसे काटा जा सकता है? क्या असली लैंटर्न शैडो बीफ वाकई रोशनी को पास होने देता है? कुछ ही देर में मैंने बिल्कुल एक जैसे 8 स्लाइसेस काट लिए। मैं एक फ्लैट पैन निकालता हूँ और सभी स्लाइसेस को हल्का सा पैन फ्राई करता हूँ। फिर एक स्लाइस को हाथ से सीधा दबाता हूँ और दूसरे हाथ में कार्विंग नाइफ उठाता हूँ। ब्लेड मीट के ऊपर से गुजरती है और एक कैरेक्टर साफ तौर पर अलग होकर गिर जाता है। स्लाइस के बीच में खाली जगह बन जाती है। स्काई का कैरेक्टर। मैं उस स्लाइस को उठाकर पैलेस लैंटर्न के एक पैनल में फिट कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट फिट। व्यूअर्स की आंखें फट गईं। रुको रुको, मैंने सोचा था ये बीफ जर्की बना रहा है, अब ये मीट में कैरेक्टर्स कार्व कर रहा है। ये सच है क्या? जरूर कोई फिल्टर है। मीट में शब्द कौन काटता है? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं बिना रुके बाकी 8 स्लाइसेस पर भी वही करता हूँ। हर एक पर अलग कैरेक्टर कार्व करता हूँ। 8 कैरेक्टर्स मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। त्यान श्या दी शी जान जुएवे, यानी आसमान के नीचे सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे उत्तम स्वाद। हर स्लाइस को पैलेस लैंटर्न के 8 पैनल्स में फिट कर दिया जाता है। फिर मैं उसके अंदर एक छोटी सी स्मोकलेस कैंडल जला देता हूँ। अगले ही पल भीड़ के सामने एक ऐसा लैंटर्न जगमगाने लगता है जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह पागल हो गई। नो वे, उसने सच में बीफ का लैंटर्न बना दिया। ये है असली लैंटर्न शैडो बीफ। ये तो खाने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ओ वाओ, मीट से बना हुआ लैंटर्न। जैसे ही जीजी ने लैंटर्न शैडो बीफ देखा, वो एकदम से सन रह गई। जब उसे पहली बार पता चला था कि यंग मास्टर होंग उनकी बेटी को एक स्ट्रीट स्टॉल पर लाना चाहते हैं, तो वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन अब लैंटर्न शैडो बीफ को अपनी आंखों से देखकर उसे भी नूडल्स का इंतजार होने लगा था। इसी दौरान मैंने सूप पॉट का ढक्कन उठाया। गरम बीफ की जबरदस्त खुशबू हवा में फैल गई और सीधा उस तक पहुंची। बिना सोचे समझे उसने अपने होठों पर जबान फेर ली। ये तो कमाल की खुशबू है। मैं एक बड़ा लेडल उठाता हूँ और पॉट से 2 भरपूर स्कूप्स बीफ ब्रॉथ के निकालकर वोक में डाल देता हूँ। कुछ ही पल में वो उबलने लगता है। फिर मैं एक बड़ा बीफ का टुकड़ा लेता हूँ और उसे पीट पीट कर पेस्ट बना देता हूँ। धीरे धीरे उसमें बीफ बोन्स और बीफ स्किन से बना स्टॉक मिलाता हूँ जब तक वो गाढ़े जली जैसी कंसिस्टेंसी में ना बदल जाए। उसके बाद मैं बीफ पेस्ट को राइस पेपर पर डालकर रोलिंग पिन से इतना पतला बेलता हूँ कि उसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम रह जाती है। फिर उसे कूलर में रख दिया जाता है ताकि वो सेट हो सके। जब शीट पूरी तरह जम जाती है, मैं चाकू से उसे लंबे और नाजुक धागों में काट देता हूँ। ये नूडल्स बिल्कुल अलग थे। इनमें आटे का एक जर्रा भी नहीं था। ये पूरी तरह बीफ और बीफ स्टॉक से बने हुए थे। हर मायने में असली बीफ नूडल्स। मैं नूडल्स को उबलते ब्रॉथ में डालता हूँ। सिर्फ 10 सेकंड के बाद ही उन्हें बाहर निकाल लेता हूँ और 3 10,000 ईयर्स बोल्स निकालकर नूडल्स को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। जीजी, जो आमतौर पर खाने का नाम सुनते ही मुंह बना लेती थी, अब एक्साइटमेंट से भर चुकी थी। वो तुरंत आगे आई, गर्दन लंबा करके उसके ऊपर झुकी और गहरी सांस ली। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू है। मैं अभी से बता सकती हूँ कि ये बहुत टेस्टी होगा। यंग मास्टर हैंग और मिसेस हैंग भी पास आ गए। मिसेस हैंग ने साफ ब्रॉथ और हल्का गुलाबी नूडल्स देखे और हैरानी से पूछा, यही है द वन एंड ओनली बीफ नूडल? बिल्कुल, मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ। फिर मैं कुछ सादे बिना छिले हुए अंडे निकालकर साइड में रख देता हूँ। मिसेस हैंग अंडों को देखकर थोड़ा हैरान हो गई। यही है? लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स भी उतने ही कंफ्यूज थे। सच कहूँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। नूडल्स समझ आते हैं, लेकिन प्लेन एग्स कम से कम मैरिनेट तो कर देते। शेल भी नहीं उतारा। ये मजाक लग रहा है। यंग मास्टर हैंग ने क्लियर ब्रॉथ को देखते हुए पूछा, शेफ इसमें स्प्रिंग अनियन या कुछ गार्निश नहीं है? मैं हल्की सी हंसी हंसा। ये उस तरह का बोल नहीं है। इस डिश का पूरा फोकस बीफ के शुद्ध स्वाद पर है। यहाँ फ्लेवर खुद बोलता है। वो कुछ और कहने ही वाला था कि एक जोर का स्लब सुनाई दिया। जीजी ने पहले ही ब्रॉथ का एक घूंट ले लिया था। उसकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। वाओ, ये ब्रॉथ तो कमाल का है। मिसेस हैंग उसे देखकर हैरान रह गई। घर पर हर मील टाइम जंग जैसा होता था। जीजी हर बार खाने से बचने की कोशिश करती थी, लेकिन आज पहली बार वो उसे इतनी खुशी के साथ खाते देख रही थी। क्या ब्रॉथ सच में इतना अच्छा है? उसने एक चम्मच भरा और धीरे से सिप लिया। अगले ही पल उसकी जबान पर बीफ का गहरा और रिच फ्लेवर फट पड़ा। ये तो ब्रॉथ अविश्वसनीय है। यंग मास्टर हैंग ने उसका एक्सप्रेशन देखा और खुद भी एक सिप लिया। जैसे ही ब्रॉथ उसकी जुबान को छुआ, उसकी भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला, अब नूडल्स ट्राई कीजिए। इस वक्त इनकी टेक्सचर सबसे बेस्ट है। मिसेस हैंग ने चॉपस्टिक से नूडल्स उठाए और मुंह में डाले। 2 बार चबाया और फिर अचानक रुक गईं। 1 मिनट, ये नूडल्स मीट से बने हैं? उन्होंने चॉपस्टिक्स पर लटके नूडल्स को ध्यान से देखा। उनका रंग बिल्कुल वैसे ही था जैसे हल्का पक चुका बीफ होता है, ग्रेइश पिंक। जैसे ही उन्होंने दोबारा नूडल्स मुंह में डाले, उसे जिंदगी में पहली बार समझ आया कि असली स्प्रिंगी टेक्सचर किसे कहते हैं। हे भगवान, यंग मास्टर हैंग ने भी एक बाइट ली। टेक्सचर ने उसे झटके की तरह हिट किया। शेफ, ये नूडल्स इतने स्प्रिंगी कैसे हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे रबर बैंड स्नैप कर रहा हो। तीनों लोग नूडल्स खा रहे थे, ब्रॉथ पी रहे थे और उनके चेहरों पर सिर्फ सुकून और खुशी थी। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स स्क्रीन के उस पार बैठकर मुंह में पानी भर रहे थे। ठीक है, मान गया, मैं आज डाइट के लिए डिनर स्किप करने वाला था। अब मुझे बीफ नूडल्स ढूंढने ही पड़ेंगे। शांसी प्रोविंस सेंडिंग अ बोल ऑफ नाइफ कट नूडल्स। शांसी प्रोविंस सेंडिंग अ बोल ऑफ नाइफ कट नूडल्स। हुबई प्रोविंस सेंडिंग अ बोल ऑफ हॉट ड्राई नूडल्स। यंग मास्टर हैंग ने कुछ और बाइट्स लिए, ब्रॉथ के 2-3 और घूंट पिए, फिर उसकी नजर साइड
वाइट बोल में रखे अंडे पर पड़ी। उसने हल्की सी सांस छोड़ी और सिर हिला दिया। शेफ, नूडल्स कमाल के हैं, ब्रॉथ भी लाजवाब है, लेकिन सच कहूँ तो ये अंडा पूरी वाइब खराब कर रहा है। शेफ, अगर आप इस अंडे को ब्रॉथ में पका देते तो ये भी कमाल का होता। मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। समझाने की जगह मैंने मेन्यू पर लिखे डिस्क्रिप्शन की तरफ उंगली से इशारा किया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है इसे मिस्ट्री एग क्यों कहा गया है? क्या मतलब? यंग मास्टर हंग हैरान हो गया। क्या सच में इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। ज्यादा मत सोचो, खाकर देख लो। मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने एक अंडा उठाया। उसका शेल हल्का नारंगी रंग का था और हाथ लगाने पर गर्म महसूस हो रहा था। हर चीज यही कह रही थी कि ये एक बिल्कुल सादा स्टीम्ड एग है, तो फिर इसे मिस्ट्री एग क्यों कहा जा रहा था? उसने धीरे से अंडे को टेबल के कोने पर ठोका। शेल टूट गया और अंदर से एक बिल्कुल सफेद स्टीम्ड एग नजर आया। यंग मास्टर हंग ने मुझे देखा। ये तो बस एक नॉर्मल स्टीम्ड एग है। लाइव स्ट्रीम के हेटर्स तुरंत एक्टिव हो गए। देखा, मैंने कहा था हाइप फेक है। ये तो सच में सिर्फ अंडा निकला। इतनी बड़ी बिल्डअप और रिजल्ट एक प्लेन एग। तभी किसी ने मजाक में कमेंट किया, अरे रुक जाओ, ये तो 1000 साल पुरानी फीनिक्स का अंडा है, इससे SSS रैंक पेट निकलेगा। दूसरा तुरंत लिखता है, ये अंडा मेरा है, कोई हाथ मत लगाना। यंग मास्टर हंग चैट पढ़कर हंस पड़ा। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वैसे मुझे अंडे ज्यादा पसंद भी नहीं। मैं हंसी रोक नहीं पाया। खाना देखने के लिए नहीं, खाने के लिए होता है। बस इतना सुनना था कि उसने और सोचना बंद कर दिया और पूरा अंडा मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। एक जबरदस्त क्रैब रो की खुशबू और स्वाद उसके मुंह में फट पड़ा। गहरा, नमकीन और रिच क्रैब रो का फ्लेवर सेवरी लिक्विड के साथ मिलकर उसकी पूरी जबान पर छा गया। यंग मास्टर हंग को लगा जैसे उसके सर का ऊपर वाला हिस्सा ही उड़ गया हो। ये तो पागलपन है। वो कुछ पल तक बस शॉक में बैठा रहा। फिर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया की चीज हूँ। मिसेस हंग ने उसका एक्सप्रेशन देखा और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? यंग मास्टर हंग ने तुरंत अंडे की तरफ इशारा किया। यो क्रैब रो से बना है। क्या क्रैब रो? ये कैसे मुमकिन है? लाइव स्ट्रीम ने भी ये सब सुन लिया और चैट फट पड़ी। कम ऑन, ये तो जादूगर भी नहीं कर सकता। क्रैब रो और एग योक में फर्क भी समझ आता है इसे? मैंने अपनी आंखों से अंडा देखा, बिल्कुल नॉर्मल था। अगर इतना यकीन है तो एक और खाओ, इस बार आधा काट कर दिखाओ। मैं नहीं मानता कि एक नॉर्मल अंडे के अंदर क्रैब रो हो सकता है। सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, मिसेस हंग भी पूरी तरह शक में थी। शेल बिल्कुल ठीक था, एक भी क्रैक नहीं। अगर सच में क्रैब रो अंदर था तो गया कैसे? इसी क्यूरियोसिटी में उसने भी एक अंडा उठाया, धीरे से मुंह में डाला और हल्का सा बाइट लिया। अगले ही पल गाढ़ा और रिच सेवरी लिक्विड उसके मुंह में भर गया। क्रैब रो की पहचानी हुई खुशबू उसकी पूरी सेंसेस में फैल गई। उसने सोचा था वो तैयार है, लेकिन अंडे के अंदर इतना लिक्विड होगा इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। सुनहरे रंग की क्रैब रो की सॉस की एक पतली धार उसके होंठों के कोने से बाहर निकल आई। उसने तुरंत हाथ से पकड़ ली और फिर उस सॉस को अपने होंठों से चाट लिया। उसने आधा खाया हुआ अंडा ऊपर उठाया और एग व्हाइट को चबाते हुए उस इंटेंस क्रैब फ्लेवर का मजा लेने लगी। उसका चेहरा पूरे शौक से भर गया। ये वाकई क्रैब रो है। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? उसके हाथ में पकड़ा आधा अंडा एक छोटा बोल जैसा लग रहा था जिसमें बाकी सॉस भरी हुई थी। अंदर सुनहरे लिक्विड में नारंगी लाल क्रैब रो के टुकड़े साफ नजर आ रहे थे, बिल्कुल छिले हुए संतरे के सेगमेंट्स की तरह। बीच बीच में ट्रांसपेरेंट क्रैब फैट के मोती तैर रहे थे। देखने में ही इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल था। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पूरी तरह स्टंट थे। नो वे, क्या ये सॉफ्ट बॉइल्ड एग है? सॉफ्ट बॉइल्ड एग के अंदर क्रैब रो और क्रैब फैट के चंक्स नहीं होते। ओह माय गॉड, ये कैसे किया? व्यूअर्स ही नहीं, यंग मास्टर हंग भी जवाब जानने के लिए बेचैन था। शेफ, आपने इसे अंदर कैसे डाला? कहीं आप सच में कोई जादू तो नहीं जानते? मैं जोर से हंस पड़ा। थोड़ा भरोसा रखो पुरानी इंसानी होशियारी पर। इतना कहकर मैंने पास रखा एक ताजा अंडा उठाया। मेरे दाएं हाथ में लगभग 2 इंच लंबी एक छोटी सी ब्लेड थी जो इतनी तेज घूम रही थी कि बस रोशनी की एक लकीर जैसी दिख रही थी। फिर मैंने बाएं हाथ में पकड़े अंडे को उस ब्लेड के पास ले गया। हल्की सी टैपिंग की आवाज सुनाई दी, टिंग टिंग टिंग। अगले ही पल ब्लेड ने अंडे के पतले वाले सिरे के इर्द गिर्द एक पूरा गोल दायरा काट दिया था। मैंने उंगली से हल्का सा झटका दिया और शेल का एक बिल्कुल गोल टुकड़ा साफ सुथरे तरीके से अलग हो गया। आजकल ऐसे टूल्स भी मिल जाते हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनसे जो ओपनिंग बनती है वो काफी बड़ी होती है। मुझे ब्लेड पसंद है, इससे कट बहुत पतला और साफ आता है और बाद में सील करने पर उसका निशान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। यंग मास्टर हैंग का मुंह खुला का खुला रह गया। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स भी उतने ही शॉक थे। होली क्रैप, ये नाइफ कंट्रोल तो पागलपन है। ये शेफ कोई एमेचर नहीं है। अगर बिगनर होता तो अब तक इतनी उंगलियां बची ही नहीं होती। उस पुरानी मूवी के रॉ एग वाले सीन के बाद मैंने किसी को अंडा ऐसे खोलते नहीं देखा। यंग मास्टर हैंग ने तुरंत पूछा, ठीक है, लेकिन क्रैब रो अंदर कैसे गया? मैं मुस्कुराया। जब तुम अंडा खोलना सीख जाते हो तो उसमें कुछ डालना बहुत आसान हो जाता है। मैं धीरे से समझाने लगा। पहले एग व्हाइट और योक निकाल दो, फिर क्रैब रो, क्रैब फैट और नूडल्स के बचे हुए बीफ ब्रॉथ को मिलाकर एक रिच क्रैब रो सॉस बनाओ। उस सॉस को मोल्ड में डालकर एग योक के साइज और शेप की एक सॉलिड बॉल बना लो। जब वो तैयार हो जाए उसे वापस शेल के अंदर रखो, फिर एग व्हाइट वापस डालो, शेल का कैप सील करो और स्टीम कर दो। बस। यंग मास्टर हैंग सुनते हुए बस मुझे घूरता रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सादा दिखने वाला एक अंडा बनाने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तभी गली के एंट्रेंस की तरफ से अचानक हंगामा सुनाई दिया। बाहर से एक आवाज भीड़ को चीरती हुई अंदर तक पहुंची। कहाँ है? आखिर यहाँ इतना क्या खास है? लोग एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़े। चीख पुकार मच गई, शाइला, मिया, वी लव यू, हे एवरीवन। शाइला की आवाज सुनाई दी। इस गली में आखिर ऐसा क्या है? फैंस जवाब देते उससे पहले ही बाहर से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, बहुत टेस्टी है। मैंने
मैंने जिंदगी में इतना अच्छा कुछ नहीं खाया, सच। शाइला ने तुरंत कहा, चलो देखते हैं। उसने मिया का हाथ पकड़ा और सीधा स्टॉल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो करीब आई, उसकी नाक ने सबसे पहले बीफ ब्रॉथ की खुशबू पकड़ ली। वाओ, ये तो कमाल की स्मेल है। मिया ने भी गहरी सांस ली। बीफ की खुशबू कितनी जबरदस्त है। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर स्टॉल के प्राइस बोर्ड पर पड़ी। उसने हल्की सी चीख मारी और हाथ मुंह पर रख लिया। फिर तुरंत शाइला का बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ? शाइला ने हैरानी से पूछा। मिया ने सीधा बोर्ड की तरफ इशारा किया। मैं सही पढ़ रही हूँ ना? 20,000 युआन एक सर्विंग। उनके साथ चल रहा डायरेक्टर तुरंत आगे बढ़ा और कैमरा सीधा प्राइस बोर्ड पर फोकस कर दिया। क्लोजअप शॉट लिया गया। शाइला ने मेरी तरफ देखा। क्या ये आपके प्रोडक्शन का हिस्सा है? नहीं, मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। ये हमारे साथ नहीं है। शाइला और भी हैरान हो गई। तो फिर ये 20,000 युआन क्यों चार्ज कर रहा है? ये तो हद है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके फैंस भी बोलने लगे। मुझे लगा शो का प्लांटेड एक्टर होगा। ये तो क्लियरली शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है। शाइला मत खरीदना, ये स्कैम है। पैसे के लिए पागल हो गया है। फैंस की बातें सुनकर यंग मास्टर हैंक का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने सीधा उनकी तरफ देखा। जरा जुबान संभाल कर। तुम में से किसी ने खाना ट्राई भी किया है? शेफ अपनी डिश का जो चाहे प्राइस रखे। नहीं खरीदना तो मत खरीदो, लेकिन बकवास करना बंद करो। एक फैन तुरंत उल्टा बोल पड़ा। ओहो, तो अब इसे स्कैम भी नहीं कह सकते। लगता है बात दिल पर लग गई। तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। हम सब एक्सपोज कर देंगे। हाँ, 20,000 युआन के नूडल्स बिल्कुल जस्टिफाइड है। नूडल्स के लिए 20,000 युआन? सीधा लूट ल लोगों को। क्या पूरी गाय ही डाल दी है इस बॉल में? ये तो सीधा फ्रॉड है। पेड शिल। यंग मास्टर हैंक की आंखें ठंडी हो गई। उसने अपनी कार कीज निकाली और सड़क के किनारे खड़ी एक सुपर कार की तरफ पॉइंट किया। बटन दबाते ही इंजन दहाड़ उठा। सारे फैंस का ध्यान तुरंत उस तरफ मुड़ गया। अरे, ये कौन सी कार है? कितनी खूबसूरत है। ये तो लगभग $3 मिलियन की मैक्लारेन P1 लग रही है। यंग मास्टर हैंक ने सब कुछ सुन लिया और ठंडी हंसी हंसा। मैं हर साल करोड़ों कमाता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे किसी स्ट्रीट स्टॉल के लिए पेड प्रमोशन करने की जरूरत है? एक पल में सारी भीड़ चुप हो गई। फैंस के चेहरों पर शर्मिंदगी छा गई, लेकिन धीरे धीरे वो शर्मिंदगी चिड़चिड़ाहट में बदलने लगी। फैंस के मुंह खुल चुके थे जवाब देने के लिए, लेकिन शाइला बहुत तेज निकली। उसने देखा कि माहौल गर्म होने वाला है, तो वो तुरंत बड़ी सी मुस्कान के साथ बीच में आ गई। हे, आप कैसे हैं? और ये आपकी वाइफ होंगी, बहुत खूबसूरत। और ये आपकी बेटी कितनी प्यारी है। इतनी मीठी बात सुनकर किसी का भी गुस्सा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। तारीफ अपना काम कर गई और यंग मास्टर हैंक का गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो गया। शाइला ने मुस्कुराते हुए समझाया, हम लोग एक शो शूट कर रहे हैं। हमें एक चैलेंज कंप्लीट करना है। हम ग्वांगजो के सबसे बेस्ट फूड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक जो भी मिला सब नॉर्मल प्राइस रेंज में था। ये पहली बार है जब हमें 20,000 युआन वाले नूडल्स दिखे हैं। क्या आप वही खा रहे हैं? कैसे हैं? उसकी आवाज बहुत फ्रेंडली थी, इसलिए यंग मास्टर हैंक ने भी आराम से जवाब दिया। मैं सीधी बात करता हूँ। सिर्फ ग्वांगजो ही नहीं, पूरी दुनिया में इस नूडल का कोई मुकाबला नहीं है। मैं इस बात पर खड़ा हूँ। ये सुनते ही भीड़ में हंसी फूट पड़ी। पूरे वर्ल्ड का बेस्ट। भाई ने तो सीधा दुनिया का नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया। देश भर में इतनी नूडल शॉप्स हैं, कितने लोग इस बात से सहमत होंगे? सिर्फ ग्वांगडोंग में ही वॉन्टॉन नूडल्स नेशनल टॉप 10 लिस्ट में हैं, और ये ग्वांगजो के बीच खड़े होकर कह रहा है कि बीफ नूडल्स दुनिया में नंबर 1 है। क्या लगता है ग्वांगजो वाले ये बात चुपचाप सुन लेंगे? लाइव स्ट्रीम में भी वही बहस शुरू हो गई। वुहान रिपोर्टिंग इन, हॉट ड्राई नूडल्स नंबर 1 है। बस डिस्कशन खत्म। शाइला को ऑनलाइन डिबेट का पता नहीं था, लेकिन उसने देख लिया था कि डायरेक्टर कैमरा चला रहा है। अगर यंग मास्टर हैंक की ये बात फाइनल एडिट में चली गई तो ऑनलाइन बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता था, इसलिए वो तुरंत बीच में बोल पड़ी। मेरा ख्याल है आपका मतलब ये है कि ये आपके खाए हुए सबसे बेस्ट बीफ नूडल्स हैं, सही? नहीं, यंग मास्टर हैंक ने बिना झिझक जवाब दिया। चाहे मैंने दूसरे नूडल्स खाए हों या नहीं, ये बोल नंबर 1 है बस। शाइला ने हाथ उठा दिए। ठीक है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं अपनी हर बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर उसने सीधा शाइला की तरफ देखा। यकीन नहीं है? खुद ट्राई कर लो, मैं पैसे देता हूँ, और अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं खुद पानी में कूदकर तुम्हारे लिए ग्रुपर फिश पकड़ के लाऊंगा। शाइला घबरा गई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज कम ऑन। ऐसे प्रोमिसेस मत करो जो निभा ना सको। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता है, हमेशा। यंग मास्टर हैंक ने कंधे उचका दिए। फर्क नहीं पड़ता, मुझे शेफ पर भरोसा है। उसने धीरे से फैंस की तरफ देखा और नाक से हल्की सी हंसी निकाली। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, खुद कुछ नहीं जानते लेकिन ऐसे एक्ट करते हैं जैसे हर सवाल का जवाब उनके पास हो। शाइला और मिया दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि जिन लोगों की बात हो रही थी वो उनके अपने फैंस थे। मिया ने धीरे से शाइला की स्लीव खींची। ट्राई करना है? शाइला ने यंग मास्टर हैंक को देखा, जो खुशी खुशी अपने ब्रॉथ का आखिरी सिप ले रहा था। उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग गई। जिस तरीके से ये बात कर रहा है, मुझे भी ट्राई करने का मन हो रहा है, लेकिन 20,000 युआन बहुत ज्यादा है। तभी डायरेक्टर ने हल्का सा सिर हिलाकर सिग्नल दिया। शाइला स्टॉल के पास आई। शेफ, क्या आप हमारे लिए एक सर्विंग बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कैजुअली जवाब देता हूँ और सीधा लैंटर्न शैडो बीफ की तैयारी में लग जाता हूँ। डायरेक्टर तुरंत पास आ गया। कैमरा चल रहा था। मैं फिर वही प्रोसेस दोहराने लगा। शुगर सिरप को पकाया, लैंटर्न का फ्रेम बनाया। हर स्टेप इतनी आसानी और परफेक्शन से हो रहा था कि शाइला और मिया दोनों देखते ही रह गई। हर नए स्टेप पर उनके मुंह से हैरानी भरी आवाजें निकल रही थी। वाह, ये लैंटर्न कितना खूबसूरत है। एक मिनट, क्या ये लैंटर्न भी खाया जा सकता है? मैं थोड़ी उठाकर यंग मास्टर हैंक के सामने रखे लैंटर्न की तरफ इशारा करता हूँ। वो वाला लैंटर्न शैडो बीफ। रुको, शाइला की आंखें फैल गई। वो खाना है? मुझे लगा डेकोरेशन है। यंग मास्टर हैंक ने ये बात सुनी और लैंटर्न से एक पतला सा स्लाइस तोड़ लिया। क्रंच आवाज
सॉस बिल्कुल पोटैटो चिप्स जैसी आई। जैसे ही स्लाइस उसके मुंह में गया वो पतली सी शीट टुकड़ों में टूट गई, फिर थूक के साथ मिलते ही धीरे धीरे नरम होने लगी और जुबान पर पिघलने लगी। सारा मॉइस्चर पहले ही निकाल दिया गया था, इसलिए बीफ का असली फ्लेवर उसके अंदर बंद था। और जैसे ही वो मुंह में नरम हुआ, बीफ का असली स्वाद फटकर बाहर आ गया, गहरा, रिच और हर चबाने के साथ और भी बेहतर होता हुआ। इसकी टेक्सचर तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। यंग मास्टर हैंग खुद को रोक नहीं पाया और जोर से बोल पड़ा। अगले ही पल उसने एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया। क्रंच क्रंच, बिल्कुल चिप्स की तरह टूटने की आवाज आई। हर बाइट के साथ वो और ज्यादा उत्साह से चबाने लगा। फिर उसने मिसेस हैंग और जीजी को हाथ हिलाकर बुलाया, तुम दोनों को भी ये ट्राई करना पड़ेगा, ये बीफ कमाल का है। मिसेस हैंग ने एक टुकड़ा लिया और हल्का सा बाइट लिया। जैसे ही क्रंच की आवाज आई वो पूरी तरह हैरान रह गई। कितना क्रिस्पी है और उसका फ्लेवर भी लाजवाब है। मैं तो टीवी देखते हुए ऐसे 10 टुकड़े आराम से खा सकती हूँ। जीजी भी खुशी खुशी चबाती हुई हर बाइट के साथ सर हिला रही थी। मियाँ पास खड़ी सबकी तारीफ सुन रही थी। बिना सोचे उसने थूक निगल लिया। यंग मास्टर हैंग ने उसकी नजर पकड़ ली। आओ तुम भी ट्राई करो। ओ नहीं, मैं कैसे? मियाँ थोड़ा झिझकी। कोई बात नहीं, सिर्फ एक टुकड़ा, वैसे भी तुमने अपना ऑर्डर कर दिया है, बाद में रिटर्न फेवर कर देना। मियाँ ने एक पल सोचा, बात तो सही थी, इसलिए उसने झिझक छोड़ दी और एक स्लाइस उठा ली, बस एक छोटा सा बाइट। अगले ही पल उसकी आंखें फट गई। शाइला, तुम्हें ये ट्राई करना ही पड़ेगा, ये पागलपन है। मियाँ ने लैंटर्न शैडो बीफ का एक टुकड़ा ऐसे आगे बढ़ाया जैसे कोई छपा हुआ खजाना मिल गया हो। शाइला ने शक भरी नजर से उसका एक बाइट लिया। अगले ही पल उसकी आंखें भी उतनी ही बड़ी हो गई। इतना क्रिस्पी और इसकी खुशबू भी कमाल की है। जैसे ही उसके दांत बीफ को छुए वो बिल्कुल चिप्स की तरह टूट गया। शाइला पूरी तरह हिल गई। शेफ, ये सच में बीफ है? ये इतना क्रिस्पी कैसे हो सकता है? मैं बिना सिर उठाए जवाब देता हूँ, इतना पतला कि पैन फ्राई करके पूरी तरह ड्राई हो जाए और इतना ड्राई कि क्रिस्पी बन जाए। इतना कहकर मैंने लैंटर्न के आखिरी टुकड़ा भी फ्रेम में फिट कर दिया। फिर कूलर में हाथ डालकर एक बीफ टेंडरलॉइन निकाला। ध्यान से देखो, मैंने कहा और नाइफ केस खोल दिया। अंदर से लंबी ब्लेड निकली। स्टील की एक चमक हुई और पेपर से भी पतला बीफ का स्लाइस अलग होकर नीचे गिर गया। मैं उसे ब्लेड पर उठाकर शाइला के सामने ले आया। इतना पतला! शाइला का मुंह खुला का खुला रह गया। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स उसका एक्सप्रेशन देखकर हंस पड़े। शाइला बिल्कुल खो गई है। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार शेफ को मीट काटते देखा था, मेरा भी यही रिएक्शन था। मुझे हर बार किसी नए इंसान का ये एक्सप्रेशन देखना पसंद है। अभी रुक जाओ, जब वो मीट में कैरेक्टर स्कार्फ करेगा तब तो इसकी आंखें ही बाहर आ जाएंगी। मियाँ भी उतनी ही स्टंट थी, लेकिन उसका ध्यान ब्लेड पर था। ये नाइफ कितनी खूबसूरत है। शाइला ने भी पहली बार ध्यान से नाइफ को देखा। उसका हैंडल अजीब और शानदार था। एक सुनहरा सांप पूरे हैंडल के चारों तरफ लिपटा हुआ था। इतनी बारीकी से काफ किया गया था कि वो जिंदा लग रहा था। जब भी ब्लेड तेज हिलती ऐसा लगता जैसे सांप भी साथ में हिल रहा हो और हर हिलाव के साथ एक और पेपर थिन बीफ स्लाइस अलग हो जाता। ये नाइफ बहुत कूल है। शेफ, आपको ये कहाँ से मिला? मैं शांत आवाज में बोला। मैंने नहीं खरीदा, ये हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। शाइला ने धीरे से सर हिलाया। अब समझ आया, ये वैसे भी किसी और जमाने की चीज लगती है। यंग मास्टर हैंग जो अब तक सुन रहा था थोड़ा आगे झुक गया। शेफ, कहीं ये ड्रैगन सर्पेंट ब्लेड भी 10,000 बोल्स के सेट का हिस्सा तो नहीं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। लगभग। यंग मास्टर हैंग जोर से हंस पड़ा। आप तो वाकई बहुत अमीर निकले। शाइला ने भौं उठा दी। उसके लिए ये बात अजीब थी। एक आदमी जो $3 मिलियन की सुपर कार चलाता है, वो एक स्ट्रीट स्टॉल वाले को अमीर कह रहा है। यंग मास्टर हैंग ने उसके चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया और हंसकर अपना बोल उठा लिया। इस शेफ को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये जो बोल स्टॉल पर यूज कर रहे हैं, एक बोल की कीमत मेरी कार से भी ज्यादा है। नो वे। शाइला और मियाँ एक साथ बोल पड़ी। तुम कल रात यहाँ नहीं थी, यंग मास्टर हैंग ने समझाया। पैलेस म्यूजियम का एक एक्सपर्ट खुद आया था और शेफ को ये सेट देश को डोनेट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। एक्सपर्ट ने खुद कहा था ये एम्परर चंद्रगुप्त के पर्सनल बोल्स थे। सिर्फ एक बोल की कीमत ही करोड़ों में है। पूरा सेट प्राइसलेस, इसलिए ये 20,000 युआन का नूडल बेच सकता है। फिर उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। और अगर मुझे गैस करना हो शेफ, आपके पूर्वज इंपीरियल कुक्स थे, है ना? नो वे। शाइला की आंखें फैल गईं। एक इंपीरियल कुक का डिसेंडेंट स्ट्रीट स्टॉल चला रहा है और करोड़ों के बोल्स यूज कर रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। हर कोई हैरानी से बातें करने लगा। इसी बीच मैंने शाइला और मियाँ को हाथ से बुलाया। ठीक है, तैयार है। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल जम गई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और उनकी नजरें उस सुनहरे बोल पर टिक गई। शीला थोड़ा पीछे हट गई। मैं नहीं कर सकती, ये तो नेशनल ट्रेजर है, अगर मेरे हाथ से गिर गया तो? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। रिलैक्स, कोई बात नहीं, आखिर ये सिर्फ एक बोल ही तो है। फिर मैंने नूडल्स की तरफ इशारा किया। लेकिन नूडल्स गरम गरम खाने पड़ते हैं, ठंडे हो गए तो टेक्सचर वैसा नहीं रहेगा। ये सुनते ही शीला ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से बोल को बहुत संभाल कर उठाया। छोटे छोटे और सावधानी भरे कदम रखते हुए वो टेबल तक गई, बैठी और बोल को अपने सामने रख दिया। उसकी एक्साइटमेंट छुप नहीं रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने कीमती बोल में खाना खाऊंगी, और ये चॉपस्टिक्स भी जेड और गोल्ड की बनी हुई हैं। उसने चॉपस्टिक्स से थोड़े नूडल्स उठाए, फिर मियाँ को हाथ हिलाकर बुलाया और मुंह खोल दिया। मियाँ उसके पास झुककर सीधा नूडल्स स्लर्प कर गई। अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। ओ माय गॉश, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सीरियसली? शीला ने मियाँ का रिएक्शन देखा और उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने खुद नूडल्स उठाए, मुंह में डाले और एक बाइट ली। अगले ही पल उसके चेहरे पर भी बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ गया। ये नूडल्स, इनमें कितनी च्यूइनेस है और जो बाउंस बैक टेक्सचर है और बीफ की खुशबू, ये सच में कमाल है। मियाँ ने तुरंत कहा, मुझे लगता है ब्रॉथ पूरी तरह प्योर बीफ से बना है। सूप भी ट्राई करो, वो तो
और भी बेहतर है। शीला ने स्पून उठाया और ब्रॉथ का एक सिप लिया। जैसे ही टेस्ट उसकी जबान तक पहुंचा, वो एक्साइटमेंट से भर गई। बार बार मिया को बुलाकर बोलने लगी, तुम भी ट्राई करो। दोनों छोटी सी टेबल के पास बैठी थी, एक दूसरे को नूडल्स और सूप टेस्ट करवाती हुई। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। आसपास खड़े फैंस भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। ये बिल्कुल शीला वाली फीलिंग थी, बिल्कुल नेचुरल और रियल। इसी दौरान मैं एक मिस्ट्री एग लेकर उनके पास आया। ये सेट के साथ आता है। शीला ने अंडे को देखा, बिल्कुल सादा और नॉर्मल लग रहा था। उसने आंख दबाते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, वाओ शेफ, आप कितने कंजूस हैं, एक एक्स्ट्रा अंडा भी नहीं दे सकते। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही यंग मास्टर हैंक बीच में बोल पड़ा, वो मिस्ट्री एग है, उसमें जो दिखता है उससे ज्यादा है। शीला ने भौं चढ़ाई, उसका क्या मतलब हुआ? मैं बस इतना बोला, खाकर पता चल जाएगा। शीला ने शेल उतारना शुरू किया। वो अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज थी। जैसे ही वो बाइट लेने वाली थी, मिसेस हैंक ने तुरंत रोक दिया। पूरा एक साथ मुंह में डालना। उन्हें अभी भी अफसोस था कि उन्होंने अपना अंडा आधा काट कर खाया था और पूरा एक्सपीरियंस मिस कर दिया था। शीला ने शक भरी नजर से देखा, लेकिन फिर पूरा अंडा मुंह में डाल लिया। उसने बाइट ली, बूम, एक जबरदस्त फ्लेवर एक्सप्लोजन उसके मुंह में फट पड़ा। क्रैब रो की रिच और इंटेंस टेस्ट ने उसकी पूरी जबान को घेर लिया। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि लग रहा था बाहर आ जाएंगी। गाल फूल गए। शौक, हैरानी और कंफ्यूजन एक साथ उसके चेहरे पर आ गया। उसका एक्सप्रेशन इतना अजीब था कि लग रहा था चेहरे को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। मिया घबरा गई। तुम ठीक हो? शीला ने जोर जोर से सर हिलाया। बहुत गर्म है। शीला फिर भी सर हिलाती रही। एक हाथ से मिसेस हैंक की कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से अपने घुटने पर थप-थप करने लगी। आखिरकार उसने क्रैब रो और एग व्हाइट को निगल लिया और जोर से बोल पड़ी, ओ माय गॉड, ये था क्या? इतना टेस्टी कुछ कैसे हो सकता है? मिसेस हैंक हैरान थी। तुम्हें क्या हो गया? ये तो सिर्फ एक अंडा है। नहीं, शीला लगभग चीख पड़ी, ये मिस्ट्री एग है। शीला पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी थी। मिसेस हैंक अभी भी समझ नहीं पा रही थी, तो शीला ने तुरंत एक और मिस्ट्री एग उठाया, खुद शेल उतारा और सीधा उनके मुंह में डाल दिया। जैसे ही मिसेस हैंक ने बाइट लिया, सुनहरा क्रैब रो सॉस मुंह में फट पड़ा। उसकी आंखें भी बिल्कुल गोल हो गई। वही एक्सप्रेशन, बिल्कुल शीला जैसा, एकदम सेम। क्रैब रो। मिसेस हैंक बस इतना ही बोल पाई, ये अंदर कैसे गया? दोनों ने सिर जोड़कर बात की और तुरंत फैसला कर लिया कि कंपटीशन के लिए वो द वन एंड ओनली बीफ नूडल ही ले जाएंगे। लेकिन जब शीला ने मुझसे एक पोर्शन पैक करने को कहा, मैंने सीधा सर हिला दिया। सॉरी, मेरे नूडल्स ट्रैवल नहीं करते। शीला हैरान रह गई। क्यों? मैं शांत आवाज में बोला, क्योंकि टाइमिंग सब कुछ है। इन्हें सीधा पॉट से निकलते ही खाना पड़ता है, तभी परफेक्ट च्यूअर टेक्सचर मिलता है। अगर पैक करके ले जाओगे तो नूडल्स अपनी बैकबोन खो देते हैं, फिर वो वैसे नहीं रहते। यंग मास्टर हैंक ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। शेफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे बोल के साथ भी यही हुआ। मैं आधा खाकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जब वापस आया तो नूडल्स पहले बाइट जितने स्प्रिंगी नहीं रहे। शीला ने अफसोस से मुंह बना लिया। कंपटीशन का वक्त निकलता जा रहा था, क्लॉक टिक कर रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। शेफ टीवी पर आना पसंद करेंगे? शायला की आंखों में चमक आ गई थी। हमारे साथ चलिए, जजेस के सामने, लाइव कैमरा के सामने नूडल्स बनाइए। न पैकिंग की प्रॉब्लम होगी, न टेक्सचर खराब होगा, और आपको नेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। ज्यादा लोग आपके खाने के बारे में जानेंगे। क्या कहते हैं? मैं सिर्फ एक पल के लिए रुका। ठीक है, फिर मैंने शांत तरीके से कहा, लेकिन पहले पेमेंट। जैसे ही शायला ने मेरी हाँ सुनी, वो खुशी से उछल पड़ी। यस! और वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। मेरे उनकी टीम में शामिल होते ही उन्होंने कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीत लिया। इसी वन एंड ओनली बीफ नूडल की वजह से मेरी मुलाकात सुपरस्टार डैनी से भी हुई। डैनी की रिकमेंडेशन पर एक फूड एंटरटेनमेंट शो ने मुझसे कांटेक्ट किया। वो चाहते थे कि मैं सेलिब्रिटीज के एक ग्रुप के साथ किचन संभालूं। मैंने सोचा ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर क्वेस्ट्स कंप्लीट करने में काम आ सकता है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उस रात जब मैं सोया तो फिर से ड्रीम वर्ल्ड में चला गया। इस बार मैं वोंग ची नाम के एक आदमी के शरीर में था। लोग उसे तोफू किंग के नाम से जानते थे। उसकी सिग्नेचर क्रिएशन थी तोफू बैंक्वेट। सपने के अंदर मैंने पूरे 20 साल ट्रेनिंग की। मैंने तोफू की दर्जनों वैरायटीज, हर टेक्सचर, हर कंसिस्टेंसी और तोफू से बनी 100 डिशेज मास्टर कर ली। अब सिर्फ तोफू की मदद से मैं एक पूरा बैंक्वेट तैयार कर सकता था। हर डिश अलग, हर डिश लाजवाब, और सबसे बड़ी बात, इसने मेरी एक कमी पूरी कर दी, सस्ते और आम इंग्रेडिएंट से कुकिंग करने की कला। अगले दिन प्रोडक्शन टीम ने मुझे गेस्ट लाइनअप भेजी। मैं लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था कि कुछ जाने पहचाने नाम नजर आए। डैनी, मिया, फे। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे को स्टार्स में एक बिल्कुल देवी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस भी थी। इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन शूटिंग में अभी कुछ दिन बाकी थे और मैं खाली बैठने वालों में से नहीं था। अब जब मैंने तोफू बैंक्वेट मास्टर कर लिया था तो मुझे उसे टेस्ट भी तो करना था। मैं चॉक बोर्ड के पास गया और पुराना मेन्यू मिटा दिया। फिर बड़े बड़े अक्षरों में आज का स्पेशल लिखा, मीट टोफू, 666 युआन पर बोल। जैसे ही मैं अपना कार्ट मेन स्ट्रीट पर ले गया, आधे लोग मुझे पहचान गए। लोग तुरंत घेरने लगे। देखते हैं आज शेफ क्या बना रहा है। अरे वाह, आज तो शेफ रीजनेबल लग रहा है। सिर्फ 3 डिजिट का प्राइस। कल के अमीर लोगों को सल्यूट। आज देखते हैं आम आदमी के पैसे क्या खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग तुरंत विरोध में आ गए। 3 डिजिट क्या? यहाँ तोफू पुडिंग का बोल 5 युआन का मिलता है। पोर्क टॉपिंग डाल दो तो 10 युआन। ये 666 युआन किस बात के लिए रहा है? ये तो सीधी लूट है। 666 युआन मेरा पूरे महीने का फूड बजट है। किसी ने कहा, किसी ने नाम पढ़ा भी है, मीट टोफू। तो दूसरा तुरंत बोला, मीट डाल दिया तो क्या, कितना महंगा हो सकता है? सिर्फ बेवकूफ ही 666 युआन का तोफू पुडिंग खरीदेगा। मैं इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता। स्क्रीन के उस पार बैठकर देखने वाले लोगों को क्या पता मेरा मीट टोफू कितना अलग है। तभी किसी ने गहरी सांस ली। ये खुशबू, ये क्या है? चिकन ब्रॉथ जैसी लग रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिच। वही मीट टोफू है, बस एक विफ नहीं लोगों का हाल
खराब कर दिया। कुछ लोग मुश्किल से अपना थूक रोक पा रहे थे। 1 मिनट, ये टोफू पुडिंग है। मैं पूरी जिंदगी टोफू पुडिंग खाता आया हूँ। टोफू पुडिंग ऐसी स्मेल कब से करने लगी? किसी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था मीट टोफू है, ऑब्वियसली अलग होगा। भीड़ में से एक आदमी धक्का देकर आगे पहुंच गया और बड़े ध्यान से देख के अंदर झांकने लगा। अंदर सफेद, क्रीमी और रेशम जैसा मुलायम टोफू भरा था। बिल्कुल सेट योगर्ट जैसा लग रहा था। देखने में तो नॉर्मल टोफू पुडिंग ही है, फिर स्मेल इतनी अलग क्यों है? मेरा मन तो कर रहा है ट्राई करने का, लेकिन 666 युआन। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई। प्राइस ज्यादा है, लेकिन उस 20,000 युआन वाले बीफ नूडल के कंपेयर करो तो ये तो फिर भी मैनेजेबल है। तभी एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की स्लीव खींची। बेबी, एक बोल शेयर करते हैं, 323 युआन पर पर्सन। एक हॉटपॉट डिनर जितना ही तो है। ठीक है, वो सीधा आगे बढ़ा। मुझे एक बोल देना। पेमेंट रिसीव 666 युआन। नोटिफिकेशन की आवाज बची। मैं शांत तरीके से एक सिरामिक बोल उठाता हूँ, फिर एक फ्लैट वुडन लैडर लेकर धीरे से उस बड़े वैट के अंदर जाता हूँ और रेशम जैसा मुलायम टोफू स्कूप करना शुरू करता हूँ। जब लोगों ने सेरामिक बोल देखा तो भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, शेफ 10,000 ईयर्स बोल कहाँ है? आज उसे क्यों नहीं कर रहे? मैं शांत तरीके से जवाब देता हूँ, मीट टोफू मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। 10,000 ईयर्स बोल सोने का बना है, ये डिश उसके लिए सूटेबल नहीं है। भीड़ में तुरंत हंसी फूट पड़ी। समझ गए, असल में वो बोल हम जैसे लोगों के लिए वेस्ट नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ 10,000 युआन वाले इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस और 20,000 युआन वाले बीफ नूडल के लिए रिजर्व्ड है। मैं उनकी बातों पर बस मुस्कुरा दिया। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, ब्राइन की वजह से। सही, सब लोग मुड़कर देखने लगे। चश्मा और दाढ़ी वाला एक आदमी भीड़ के किनारे खड़ा है। वो वैट के अंदर झांकते हुए शांत आवाज में बोला, मैंने सिचुआन प्रोविंस में ट्रेडिशनल टोफू पुडिंग खाई है। वहाँ हमेशा सिरामिक बोल्स, सिरामिक स्पून्स और सिरामिक पॉट्स यूज होते हैं, मेटल नहीं, क्योंकि टोफू में ब्राइन होती है। निगारी असल में मेटल को करोट करती है और उससे टोफू की टेक्सचर और टेस्ट दोनों खराब हो जाते हैं। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसने बिल्कुल सही पकड़ा था। मैं मुस्कुराकर सर हिला देता हूँ, बिल्कुल सही। भीड़ में से किसी ने अचानक पहचान लिया, अरे गॉर्डन, क्या ये वही फूड ब्लॉगर नहीं है? रेस्टोरेंट रिव्यूज वाला गॉर्डन? गॉर्डन मुस्कुराया, जी हाँ, मैं ही हूँ। किसी ने पूछा, गॉर्डन आप यहाँ कैसे? गॉर्डन हंस पड़ा, बिग टोनी और मैं पुराने दोस्त हैं। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक ऐसा शेफ है जिसका इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस खाने के लिए पूरे देश में कहीं से भी फ्लाइट पकड़ कर आना वर्थ है। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, फ्लाइट का हर पैसा वसूल। और आप सब जानते हैं, मुझे राइस से प्यार है। जहाँ ग्रेट फ्राइड राइस मिलेगा मैं जरूर पहुंचूंगा। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, शेफ क्या आज इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस बना सकते हैं? मैं सर हिला देता हूँ, आज नहीं, इंग्रेडिएंट्स इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकते। गॉर्डन ने अफसोस से सांस छोड़ी, ये तो बुरा हुआ। अगर मैं खुद इंग्रेडिएंट्स ले आऊं तो तब बना देंगे? मैं कंधे उचका देता हूँ, बना दूंगा, लेकिन सर्विस फी सस्ती नहीं होगी। गॉर्डन बिना झिझक बोला, कोई बात नहीं, जितना चाहे चार्ज करिए। मैं बस देखना चाहता हूँ कि बिग टोनी की तारीफ सच है या नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, खाकर खुद फैसला कर लेना। तभी किसी ने हवा में फैलती खुशबू को महसूस किया। वाओ, ये स्मेल क्या है? लगता है मीट टोफू से ज्यादा रिच है। गॉर्डन ने तुरंत जवाब दिया, बेस स्टॉक, पुरानी देसी मुर्गी, मोस्ट लाइकली जिनवा हाम, डेप्थ के लिए एबलोनी और मॉरल मशरूम्स। फिर उसने मेरी तरफ देखा, सही कहा ना शेफ? मैं मुस्कुराया, कुछ चीजें मिस कर दी, सी क्यूकम्बर और फिश माओ भी है, बाकी सब सही। बात करते हुए मैं ब्रॉथ का एक लैडल भरता हूँ और धीरे से बोल के किनारे से डाल देता हूँ। ब्रॉथ देखने में बिल्कुल साफ था, लगभग पानी जैसा, लेकिन उसकी खुशबू इतनी गहरी थी कि टेस्ट करने से पहले ही लोग उसकी तरफ खिंचे जा रहे थे। जैसे ही भीड़ ने इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट सुनी, किसी ने भी प्राइस को महंगा नहीं कहा। इतने सारे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स एक स्टॉक में 666 युआन तो फिर बार्गेन हुआ। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कोहनी मारी, ठीक है बेबी, ट्राई करो। उसने एक चम्मच भरा, हल्की सी फूंक मारी और बॉयफ्रेंड के मुंह तक ले गई। लड़के ने एक छोटा सा सिप लिया, सिल्की टोफू सीधे उसके मुंह में फिसल गया। उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, जैसे उसने बादल का टुकड़ा निगल लिया हो। इतना मुलायम कि यकीन करना मुश्किल था। लड़की बेचैन होकर पूछ बैठी, कैसा है? लड़के ने निगला और बार बार तेजी से सर हिलाने लगा। कमाल का है, ये मीठी है, ये टोफू मीट से बना है। उसकी बात सुनते ही पूरी भीड़ जम सी गई। क्या टोफू से मीट? लड़की को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद एक चम्मच भरा और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया। टोफू जुबान को छूते ही कॉटन कैंडी की तरह पिघल गया। रिच ब्रॉथ का फ्लेवर उसके पूरे मुंह में फट पड़ा। उसने होठों को जोर से बंद कर लिया और नाक से सांस लेने लगी, लेकिन जो हवा भी बाहर निकल रही थी उसमें स्टॉक की गहरी खुशबू भरी हुई थी। वो निगलकर हैरानी से सर हिलाने लगी। खुशबू कमाल की है और सच में ये मीट से बना है। भीड़ पूरी तरह हिल गई। मीट से टोफू बन सकता है? मीट नूडल्स तो समझ आते हैं, लेकिन मीट टोफू ये कैसे पॉसिबल है? कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज हुई है क्या? सच कहूँ तो सुनने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। गॉर्डन पूरे वक्त उस कपल की बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी चमक रही थी। अचानक गॉर्डन के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो आगे बढ़ा और वैट के अंदर झांक कर देखने लगा। फिर उसने हल्की सी भौं चढ़ाई, शेफ मुझे भी एक बोल दीजिए। उसने बोल लिया और स्पून से धीरे धीरे टोफू को हिलाया। सफेद जात की तरह चमकता हुआ टोफू ब्रॉथ के ऊपर छोटे छोटे बादलों की तरह तैर रहा था। गॉर्डन झुककर उसकी खुशबू को ध्यान से महसूस करता है, फिर एक टुकड़ा उठाता है, रोशनी के सामने करके हर एंगल से देखता है और आखिर में मुंह में डाल लेता है। कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं, कोई चीख या हैरानी नहीं, बस आंखें बंद करके चुपचाप स्वाद को महसूस करता रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी। जैसे मैंने सोचा था, उसने शांत लेकिन यकीन
यकीन भरी आवाज में कहा, चिकन क्लाउड टोफू? पास खड़े एक फैन ने तुरंत पूछा, चिकन क्लाउड टोफू? लेकिन मेन्यू पर तो मीट टोफू लिखा है। गॉर्डन भी पूरी तरह श्योर नहीं था। वो मेरी तरफ मुड़कर बोला, शेफ ये चिकन क्लाउड टोफू है ना? सिचुआन कुजीन की 10 क्लासिक डिशेज में से एक। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीट टोफू एक ब्रॉडर कैटेगरी का नाम है। जो भी टोफू मीट से बनता है वो मीट टोफू कहला सकता है, और जो मैंने आज बनाया है वो चिकन से बना है, इसलिए इसे चिकन क्लाउड टोफू कहना बिल्कुल सही है। लेकिन ये दूसरे मीट से भी बन सकता है, इसी वजह से मैं इसे मीट टोफू कहता हूँ। गॉर्डन ने सिर हिलाया। समझ गया, धन्यवाद शेफ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतनी रेयर डिश खाने का मौका मिला है। ये वाकई लाइफ टाइम में एक बार मिलने वाला एक्सपीरियंस है। इतने में पास खड़ी एक लड़की अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई। गॉर्डन, मैं खुद सिचुआन से हूँ, लेकिन मैंने कभी मीट टोफू का नाम नहीं सुना। अगर ये सिचुआन की क्लासिक डिश है तो मुझे कैसे नहीं पता? गॉर्डन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये डिश कई दशकों पहले खो गई थी। जाकर एक किताब ढूंढना, द चुंगडू क्रॉनिकल्स, उसमें इसका जिक्र है। 100 साल पहले दाजियो रीजन के सिचुआन शेफ्स की सिग्नेचर डिश हुआ करती थी। बहुत ही रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड कुकिंग। इसका पूरा फिलॉसफी था, चिकन का स्वाद चखना लेकिन चिकन नजर ना आना, मीट का टेस्ट महसूस करना लेकिन मीट दिखाई ना देना, यानी मीट को ट्रांसफॉर्म करके एक वेजिटेबल डिश जैसा रूप देना, मीट की रूह को प्लांट बेस्ड डिश के रूप में पेश करने की कला। कमाल की चीज, गॉर्डन की बातों का असर तुरंत हुआ। लोग पेमेंट कोड स्कैन करने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हो गए। शेफ एक बोल मेरे लिए भी। अरे धक्का मत दे, मेरे पैर पर चढ़ गए हो। कुछ ही पल में पूरी स्ट्रीट शोर से भर गई, और जो भी मीट टोफू ट्राई करता उसके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन नजर आता, शांत और सच्ची खुशी। इसी भीड़ के किनारे पर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। मैं सिर उठाकर देखता हूँ, यंग मास्टर हैंग, और इस बार वो अकेला नहीं था, पूरी फैमिली साथ थी। मैं मुस्कुरा दिया, आखिर आ ही गए। यंग मास्टर हैंग ने अफसोस से सिर हिलाया, कल हम आ नहीं पाए। गिगी ने पूरा दिन लगभग कुछ नहीं खाया। मैं हैरान हुआ, सच? तुम फिर से नहीं खा रही? गिगी ने मुंह बना लिया, घर का खाना टेस्टी नहीं लगता। यंग मास्टर हैंग ने बेबसी से हाथ उठा दिए, हम तो हार मान चुके हैं। क्या मीट टोफू बचा है? मैं वैट के अंदर झांकता हूँ और सिर हिला देता हूँ, सब बिक चुका। मैं तो स्टॉल लगाते ही आ गया था। यंग मास्टर हैंग ने निराश होकर कहा, मुझे पहले से ऑर्डर कर देना चाहिए था। क्या आप एक और बैच बना सकते हैं? गिगी आजकल आपके खाने के अलावा कुछ नहीं खा रही है। मैं कुछ पल सोचकर बोला, रुको, मीट टोफू तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास कुछ और है। याद है मैंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा सूप है जो गिगी की भूख वापस ला सकता है? यंग मास्टर हैंग की आंखें चमक उठी। याद है? क्या आपको वो मिल गया? मैं सिर हिला देता हूँ, मिल गया। मैं वॉक को सेट करता हूँ और नीचे से कई लेयर्स प्लास्टिक बैग्स में लपेटा हुआ एक पैकेज निकालता हूँ। उसे एक छोटे बेसिन में रखता हूँ। लोगों ने जैसे ही देखा कि मैं वॉक निकाल रहा हूँ, सबकी गर्दन एक साथ आगे बढ़ गई। क्या बना रहा है? क्या ये इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस है? लेकिन जैसे ही मैंने प्लास्टिक बैग्स खोलने शुरू किए, पूरी भीड़ एक पल में पीछे हट गई। सबने नाक पर हाथ रख लिए। उफ, कितनी गंदी स्मेल है। ये क्या है? लगता है कुछ सड़ गया है। यंग मास्टर हैंग बिना तैयार हुए उस स्मेल की चपेट में आ गए और तुरंत सांस रोक ली। मिसेस हैंग का तो बुरा हाल हो गया, वो लगभग उल्टी करने वाली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गिगी पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उल्टा वो थोड़ा आगे झुकी, हवा को सूंघा और बिना सोचे अपना थूक निगल लिया। गॉर्डन ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बैग के अंदर देखा और तुरंत पहचान गया, ये टोफू है। मैं उस ब्लॉक को बाहर निकालकर काट के वाटर डिस्पेंसर के नीचे धोने लगा। जैसे जैसे पानी उस पर बहने लगा, खट्टी और तेज बदबू थोड़ी कम होने लगी। ये देखकर गॉर्डन चुप नहीं रह पाया। वो मेरी तरफ देखकर बोला, शेफ ये टोफू तो खराब हो चुका है। मुझे पता है, मैंने शांत आवाज में कहा, और मुझे इसी की जरूरत है। गॉर्डन हैरान हो गया, आप खट्टे खराब हो चुके टोफू से कुकिंग करने वाले हैं? हाँ, मैं सिर हिलाकर बोला। इस डिश का नाम है पर्ल जेड व्हाइट जेड सूप। जीजी इसे पीने के बाद धीरे धीरे हर चीज को फिर से टेस्टी महसूस करने लगेगी। जीजी ने तुरंत हाथ हवा में उठा दिया। हाँ मुझे चाहिए। बिल्कुल नहीं, मिसेस हैंग ने तुरंत मना कर दिया। वो टोफू खराब हो चुका है, आप किसी बच्ची को ये कैसे खिला सकते हैं? मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता। मैं सीधा जीजी की तरफ मुड़ता हूँ। जीजी, तुम्हें इसकी स्मेल अच्छी लग रही है? हाँ, जीजी ने बिना झिझक जवाब दिया, फ्राइड राइस से भी ज्यादा। मिसेस हैंग वहीं जम गई। क्या? ये स्मेल तो बहुत बुरी है, तुम्हें ये अच्छी कैसे लग सकती है? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? तुम्हारी स्मेल करने की सेंस खराब तो नहीं हो गई? उनकी चिंता देखकर मैं समझाने लगा, रिलैक्स, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। उसे ये स्मेल अच्छी लग रही है क्योंकि उसका शरीर इसे मांग रहा है। उसकी एपेटाइट प्रॉब्लम का असल कारण एक ही है, आप लोग उसे बहुत ज्यादा क्लीन और सैनिटाइज्ड फूड खिला रहे हो। इतना कहकर मैंने टोफू को टुकड़ों में काटा और उबलते पानी के पॉट में डाल दिया। फिर एक कैबेज निकाला, कुछ स्पिनच लीव्स, एक बोल बचा हुआ स्कॉच्ड राइस और आखिर में स्टॉक। कुछ ही मिनटों में पर्ल जेड व्हाइट जेड सूप तैयार हो गया। पॉट के अंदर हरा, सफेद, पीला और हल्का सा क्रीम रंग घूम रहा था। साथ ही एक हल्की फर्मेंटेड खट्टी खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। यंग मास्टर हैंग धीरे से बोल पड़ा, ये है पर्ल जेड व्हाइट जेड सूप। ये तो धुले हुए बर्तन का पानी लग रहा है। चैट फट पड़ी। खट्टा टोफू, बचा हुआ जला हुआ चावल, मुरझाया हुआ कैबेज, अजीब सी स्पिनच। ये डिश वाटर से अलग कैसे है? मजाक कर रहे हो? कोई चांस नहीं कि वो सच में उस छोटी बच्ची को ये सूप पिलाएगा। तभी गॉर्डन जो अब तक चुप था बोल पड़ा, तो ये है रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ पर्ल जेड व्हाइट जेड सूप। आज मैंने कुछ नया सीखा। मिसेस हैंग हैरानी से पूछा, आप इस डिश को जानते हैं? बिल्कुल, गॉर्डन ने तुरंत जवाब दिया। ये मिंग डायनेस्टी के फाउंडर एम्परर जू युआन ज़ैंग का फेवरेट सूप था। ये सुनते ही मिसेस हैंग थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसकी बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लेकिन जब तक वो फैसला करती, जीजी खुद स्टॉल के पास भागकर पहुंच गई। उसने आधा भरा बोल उठाया और एक बड़ा घूंट ले लिया। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है मम्मा, ये सच में बहुत बहुत टेस्टी है। मिसेस हैंग का दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। ये कैसे मुमकिन है? उसे ये स्मेल अच्छी कैसे लग सकती है?
क्या इसे वाकई वही स्मेल आ रही है जो मुझे आ रही है? मैं मुस्कुरा दिया। ये शरीर की नेचुरल रिस्पॉन्स है। जिस चीज की तुम्हारे शरीर को जरूरत होती है उसी की क्रेविंग पैदा हो जाती है। जीजी की एपेटाइट प्रॉब्लम उसके गट फ्लोरा के इम्बैलेंस की वजह से है, इसलिए उसका शरीर नेचुरली माइल्डली फर्मेंटेड फूड्स को चाहता है, क्योंकि ये फूड्स हेल्दी बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इसी वजह से उसकी इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो गई हैं। जहां हम सबको ये स्मेल बुरी लग रही है, उसे ये इररेजिस्टिबल लग रही है। जीजी को इतनी खुशी से सूप पीते देखकर मिसेस हैंग धीरे से सिर हिलाने लगी। मैं उसे ठीक करने के लिए हर जगह ले गई और आखिर में सोल्यूशन एक बोल टोफू सूप निकला। मैं आगे बढ़ा और जीजी के बाल हल्का सा उलझा दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ ही देर में जीजी ने पूरा बोल साफ कर दिया। एक पत्ता कैबेज तक नहीं बचा। मिसेस हैंग सिर्फ हैरानी से देखती रह गई। ये तो सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाती। आज इसने जितनी सब्जी खा ली उतनी शायद पूरे हफ्ते में नहीं खाती। मैं मुस्कुराया। सब्जियां जरूरी होती हैं, फाइबर गट को हेल्दी रखता है। ठीक है जीजी, बोल को चाटना बंद करो, अगली बार और बना दूंगा। मिसेस हैंग फिर पूछती हैं, वो सच में कभी ग्रीन्स नहीं खाती, क्या एक बोल काफी होगा? मैं सिर हिला देता हूँ। ये कोई मैजिक क्योर नहीं है। एक बोल से रातों रात सब ठीक नहीं होगा। बस उसे ये सूप पीने दीजिए जब तक वो खुद इसे पसंद करना बंद न कर दे। जिस दिन उसकी क्रेविंग खत्म हो जाए, समझ लीजिए उसका गट बैलेंस वापस आ गया है। मैं यंग मास्टर हैंग को पूरी रेसिपी दे देता हूँ, फिर अपना कार्ट समेटकर घर लौट आता हूँ। अगले दिन प्रोडक्शन टीम का मैसेज आ गया। फिल्मिंग शुरू होने वाली थी। इस सीजन शो का बजट बहुत बड़ा था। उन्होंने फिल्मिंग के लिए फॉरबिडन सिटी के हॉल ऑफ मेंटल कल्टीवेशन के पास वाले इंपीरियल किचन को रेंट पर लिया था। वही ऑफिशियल शूटिंग लोकेशन थी। बीजिंग पहुंचते ही मैं सीधा फॉरबिडन सिटी की तरफ निकल गया। शो में मेरा रोल हेड शेफ का था। इसका मतलब था कि मुझे किचन सेटअप भी अपने हिसाब से चाहिए था ताकि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूं। लोकेशन पर पहुंचते ही मैंने प्रोडक्शन क्रू को इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। किस चीज को कहां रखना है, किचन का लेआउट कैसे सेट करना है और इंग्रेडिएंट सोर्सिंग की पूरी लिस्ट कैसे तैयार करनी है। मेन प्रोडक्शन मैनेजर के साथ किचन सेटअप पर बात कर ही रहा था कि अचानक मेन हॉल की तरफ से हलचल मच गई। मैं मुड़कर देखता हूँ। एंट्रेंस पर एक औरत खड़ी थी और उसकी एंट्री ने पूरे रूम को एक पल के लिए सन्न कर दिया। हे भगवान, मेरे मुंह से भी लगभग निकल गया। बिल्कुल देवी जैसी खूबसूरत। प्रोडक्शन मैनेजर तुरंत मुझे खींचकर उसके पास ले गया। ये हमारे इस सीजन के गेस्ट शेफ है जैक। फे ने मुस्कुराते हुए पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शेफ जैक, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फे हूँ। हाय। मैंने उसका हाथ मिलाया, शायद जरूरत से थोड़ा ज्यादा उत्साह के साथ। जब मैंने उसका हाथ छोड़ा तब मैंने आसपास खड़े मेल क्रू मेंबर्स को देखा। हर एक मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने लाइन तोड़कर उनसे पहले एंट्री मार ली हो। कुछ देर बाद दो और गेस्ट्स आ गए, मिया और लियो। जैसे ही मिया को पता चला कि मैं इस सीजन का हेड शेफ हूँ, वो एक्साइटमेंट से पागल सी हो गई। पिछली बार जो उसने वन एंड ओनली बीफ नूडल खाया था, उसके बाद से वो उसका टेस्ट भूल ही नहीं पाई थी। उस शाम सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा हुए। लियो अपने सामने एक कप रखे बस पीता जा रहा था। मिया उसे देखकर हैरान हो गई। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? बस यही, लियो ने कप उठाकर दिखाया। यही मेरा डिनर है। आज लो कार्ब डे है। नो कार्ब्स? मिया का मुंह खुल गया। कार्ब्स के बिना जिंदगी का मजा ही क्या है? लियो हंस पड़ा। मैं कार्ब्स खाता हूँ, बस क्लीन कार्ब्स चूज करता हूँ। प्लेन व्हाइट राइस मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग डेज पर तो मैं और ज्यादा खा लेता हूँ। मिया और भी कंफ्यूज हो गई। एक मिनट, अनक्लीन व्हाइट राइस भी होता है? बिल्कुल, लियो ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। फ्राइड राइस, मिक्स्ड राइस, सूप राइस, ब्रेस्ड राइस, जो भी प्रोसेस्ड है सब डर्टी कार्ब्स, मेरे लिए स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स। मिया तुरंत मेरी तरफ मुड़ गई। जैक, इसने अभी तुम्हारे फ्राइड राइस को डर्टी कार्ब्स बोल दिया। लियो ने तुरंत विरोध किया। अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बात को ट्विस्ट मत करो। डर्टी कार्ब्स का मतलब होता है शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन। कार्ब्स और फैट साथ में, वही चीज सबसे तेजी से वेट बढ़ाती है। अगर फैट लूज करना है तो शुगर फैट कॉम्बो से दूर रहना पड़ता है। मैं मुस्कुराया। ठीक है, शुगर फैट कॉम्बो डर्टी कार्ब्स होते हैं, लेकिन फ्राइड राइस जरूरी नहीं कि डर्टी कार्ब हो। लियो का दिमाग थोड़ा अटक गया। कैसे नहीं? फ्राइड राइस तो ऑयल में बनता है। मैं भौं उठाकर बोला, किसने कहा फ्राइड राइस ऑयल में ही बनाना पड़ता है? राइस को पानी से भी फ्राई किया जा सकता है। वाटर फ्राइड राइस। लियो ने आंखें फैला दी। ये सच में कोई चीज है? मिया तुरंत बोली, जैक, तुम्हारा इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस वाला वीडियो देखा था। तुमने वॉक में स्टॉक डाला था, क्या वही कॉन्सेप्ट है? मैं सिर हिला देता हूँ। प्रिंसिपल वही है। लियो का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसका ब्रेन लोडिंग स्क्रीन पर अटक गया हो। तो वाटर फ्राइड राइस शुगर फैट कॉम्बो नहीं है? बिल्कुल नहीं। वाटर फ्राइड राइस में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुक्ड राइस, एग और ग्रीन अनियन। एक बूंद तक नहीं। तो फिर शुगर फैट कॉम्बो कहाँ से आ गया? लियो ने दोनों हाथ उठा दिए। ये तो पागलपन है। अगर ये सच है तो फिटनेस वाले लोग भी फ्राइड राइस खा सकते हैं। जैक, बनाओगे? मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मिया भी तुरंत बोल पड़ी। मैं भी। मैं कंधे उचका देता हूँ। अभी नहीं, कभी और। किचन तो यही है ना? लियो तुरंत सोशल बटरफ्लाई मोड में चला गया। वो रेस्टोरेंट ओनर को ढूंढने निकल आया और कुछ ही देर में किचन बोरो करने की परमिशन ले आया। रेस्टोरेंट ओनर ने जैसे ही वाटर फ्राइड राइस का नाम सुना, उसकी क्यूरियोसिटी भी जाग गई। वो हमें सीधा किचन के पीछे ले गए। मैं वॉक धो रहा था तब मैंने हेड शेफ माँ को आवाज लगाई। शेफ माँ, यहाँ मिल्क और आलमंड्स हैं? हाँ। फ्राइड राइस के लिए? नहीं। मैं हंस पड़ा। फ्राइड राइस में सिर्फ योक्स लगेंगे। एग व्हाइट्स वेस्ट नहीं करना चाहता। उनसे कुछ और बनाऊंगा। शेफ माँ ने सिर हिलाया। और क्या चाहिए? व्हाइट शुगर और अगर। 2 इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जुड़ गए। मैं एक बोल में मिल्क डालता हूँ, फिर एग व्हाइट्स मिलाकर चॉपस्टिक से अच्छी तरह बीट करता हूँ। कैमरामैन मेरे हाथों का क्लोजअप ले रहा था। उसने पूछा, क्या बना रहे हो? आलमंड टोफू। मैं जवाब देता हूँ। आलमंड और मिल्क से भी टोफू बनाया जा सकता है। आलमंड टोफू के मेन इंग्रेडिएंट्स
बस आलमंड और मिल्क ही होते हैं। कुछ ही देर में आलमंड टोफू तैयार हो गया। मैं उसे रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देता हूँ और फिर वाटर फ्राइड राइस की तरफ मुड़ता हूँ। सबसे पहले मैं हर एक राइस ग्रेन को सुनहरे एग योक की परत से कोट करता हूँ। फिर इंतजार करता हूँ जब तक वॉक का तला लाल टपता हुआ गर्म ना हो जाए। मैं वॉक क्लॉथ पकड़ता हूँ, हैंडल को मजबूती से थामता हूँ और वॉक को लगभग 45 डिग्री एंगल पर झुका देता हूँ। फिर लैडल से एक चम्मच राइस उठाकर जोर से वॉक के अंदर फेंकता हूँ। चावल हवा में उछलते हुए अलग अलग दानों में बिखर जाते हैं। जैसे ही राइस वॉक को छूता है, मेरा दाहिना हाथ एक स्मूथ मोशन में आगे धक्का देता है। वॉक और राइस दोनों स्टोव के ऊपर एक लंबे आर्क में घूम जाते हैं। हर दाना वॉक की इनर वॉल से फिसलता हुआ नीचे आता है, बॉटम पर रोल करता है, फिर आउटर कर्व से वापस हवा में उछल जाता है। ये मूवमेंट इतनी स्मूथ और परफेक्ट थी कि देखने वाले एक पल के लिए सांस लेना भूल गए। लियो का मुंह खुला का खुला रह गया। सिजल। जैसे ही राइस वॉक की तपती सतह से टकराया, हर दाने पर लगी एग कोटिंग तुरंत धुल गई और गहरा सुनहरा रंग ले लिया। पतली सी क्रिस्पी एग शेल ने हर दाने को अलग अलग सील कर दिया। चावल हवा में घूमते हुए एक बड़ा आर्क बनाने लगे और वापस नीचे गिरने ही वाले थे कि मैंने दूसरा आधा स्कूप पहले ही अंदर डाल दिया। मैं बिल्कुल स्टेबल रिदम में वॉक टॉस करता रहा, शांत चेहरे के साथ राइस फीड करता रहा। धीरे धीरे वॉक के अंदर का राइस एक लगातार चलती हुई सुनहरी लहर बन गया, उठती, घूमती, गिरती और फिर दोबारा उठती हुई। उस लहर को देखकर शेफ माँ ने धीरे से सिर हिला दिया। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन वॉक की सबसे बेसिक टेक्निक को इतनी हद तक ले जाया जा सकता है ये कभी नहीं सोचा था। फिर भी उसके दिमाग में एक सवाल था, ठीक है इससे राइस स्टिक नहीं करेगा, लेकिन इतनी देर तक इतनी हाई हीट पर रहने से दाने सख्त हो जाएंगे, टेक्सचर खराब हो जाएगी, फ्राइड राइस का टेस्ट मर जाएगा, और वैसे भी ये वाटर फ्राइड राइस था, पानी कहाँ है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने देखा कि मैंने लैडल को हल्का सा हिलाया और पास का फॉसेट खुल गया। वॉक टॉस करते हुए ही मैंने लैडल में आधा स्कूप पानी पकड़ लिया। फिर बिल्कुल सही टाइमिंग पर जब राइस की लहर हवा में सबसे ऊपर पहुंची, मैंने लैडल को हल्का सा फ्लिक किया। पानी एक पतली और बराबर लेयर बनकर वॉक के तले पर फैल गया। तपती हुई हीट ने उसे तुरंत भाप में बदल दिया। अगले ही पल वॉक से एक छोटा सा मशरूम क्लाउड जैसा स्टीम का गुब्बार उठ खड़ा हुआ। गिरता हुआ राइस सीधा उस भाप के बादल के अंदर घुस गया और उसके साथ मिल गया। फिर नीचे की आग ने बची हुई स्टीम को पकड़ लिया। वुश! अचानक आग का एक जोर का फ्लेयर अप हुआ। उस आग ने एक्स्ट्रा मॉइस्चर को तुरंत उड़ा दिया और राइस वापस वॉक में आ गिरा। हर दाना चमक रहा था, मुलायम, स्मूथ, परफेक्ट। किचन में मौजूद हर शेफ ने ये मंजर देखा और लगभग सबके मुंह से एक ही बात निकली, होली श! शेफ माँ की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये सच में काम करता है, ये पागलपन है। जिंदगी में पहली बार शेफ माँ को किसी दूसरे कुक के सामने झुकने का मन हुआ। वो लियो ज्यादा करीब आ गया था। आग का फ्लेयर अप देखकर वो उछलकर पीछे हट गया। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, पीछे रहो, तुम सच में अपनी आईब्रोज खोना नहीं चाहोगे। लियो ने अभी तक आंखें नहीं झपकाई थी। जैक, आग कैसे लग गई? मैं हंसा। स्टीम भी जल सकती है, ऑयल वेपर हो या वाटर वेपर, दोनों इग्नाइट हो सकते हैं। स्कूल में नहीं पढ़ा? लियो ने तुरंत जवाब दिया। पढ़ा था, लेकिन पहली बार रियल लाइफ में देखा है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। मैं कंधे उचका देता हूँ। असली ज्ञान जिंदगी से आता है, उसे वैसे ही सीखो। इतना कहकर मैंने चॉप्ड ग्रीन अनियन वॉक में डाल दी। तेज हीट ने तुरंत स्कैलियन के ऑयल्स को रिलीज कर दिया। अगले ही पल पूरी किचन में हरी प्याज की लाजवाब खुशबू फैल गई। कुछ तेज टॉसेस और मैंने फ्लेम बंद कर दी। प्लेट। लियो तुरंत एक प्लेट उठाने लगा, लेकिन उसके हाथ पहुंचने से पहले ही किचन का पूरा स्टाफ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सबके हाथ में प्लेट्स थी, सब पहले बनना चाहते थे। यहाँ मेरी प्लेट यूज कीजिए। नहीं, मेरी। लियो उन्हें हैरानी से देखने लगा। उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशन था वो उसने पहले सिर्फ फैन गर्ल्स में देखा था। इतने बड़े बड़े मजबूत आदमी और सब फैन बॉयज बन गए थे। मैं लैडल को प्लेट के ऊपर रोकता हूँ और हल्का सा झटका देता हूँ। सुनहरे दाने बारिश की तरह गिरने लगते हैं। कुछ ही पल में प्लेट पर एक छोटा सा सुनहरा पहाड़ बन गया जिसमें एग और स्कैलियन की खुशबू घुली हुई थी। वाओ! लियो धीरे से बोल पड़ा, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। यार, तुम्हारा फ्राइड राइस सच में पागलपन है। रेफरेंस के लिए थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ? कर लो। मैं मुस्कुराया। एक आदमी के लिए काफी है, या कम से कम लगभग। शेफ माँ इंतजार नहीं कर पाया। उसने सीधा एक चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक वो बस टेस्ट करता रहा। फिर किसी ने बेचैनी से पूछा, शेफ माँ कैसा है? उसने आंखें खोली और सिर्फ 2 शब्द बोले, वॉक ही। लियो और भी कंफ्यूज हो गया। जैक, वॉक ही क्या होता है? मैं समझाने लगा। वॉक ही, जिसे ब्रेथ ऑफ द वॉक भी कहते हैं, चाइनीज स्टर फ्राई की रूह है। ये एक खास स्मोकी अरोमा और फ्लेवर होता है जो सिर्फ बहुत हाई फ्लेम पर बहुत तेज कुकिंग से पैदा होता है। जब खाना 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को टच करता है, तब कैरेमलाइजेशन और मेलियार्ड रिएक्शन दोनों एक्टिवेट होते हैं। उन्हीं से वो खास खुशबू और फ्लेवर पैदा होता है। कैंटनीज शेफ्स तो वॉक ही के दीवाने होते हैं, खासकर स्टर फ्राई डिशेस में। अगर वॉक ही नहीं है तो डिश पास ही नहीं होती। एक सच में ग्रेट वॉक ही वाली डिश को 4 स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना पड़ता है। हॉट, फास्ट, ड्राई, फ्रेग्रेंट। लियो ने धीरे से दोहराया और आखिरकार समझ गया कि वॉक ही का असली मतलब क्या है। शेफ माँ ने एक और चम्मच फ्राइड राइस उठाया, ध्यान से टेस्ट किया और पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया। ये राइस, उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये प्योर शोमैनशिप है। उसने निगल कर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। तुमने कभी असली वॉक ही का टेस्ट समझा ही नहीं, ये ट्राई करो, यही है असली वॉक ही। असिस्टेंट ने एक बाइट ली और उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। ओह वाओ! अब बाकी शेफ्स भी खुद को रोक नहीं पाए। सब प्लेट के दोनों तरफ से टूट पड़े। चम्मच हवा में उड़ने लगे। होलिश! इसमें जो वो
वो खई है वो पागलपन है, ड्राई, फ्रेग्रेंट, बिल्कुल इंसेन। उन सबको इतनी खुशी से खाते देखकर लियो भी और देर तक साइड पर नहीं रह सका। उसने प्लेट अपनी तरफ खींच ली और एक बड़ा स्पूनफुल मुंह में डाल लिया। हर दाना अलग अलग महसूस हो रहा था, साथ ही एक बोल्ड स्मोकी चार्ड अरोमा उसके मुंह में फैल गई। तो ये है वो खई, इसकी स्मेल तो कमाल की है। उसने अपने प्रोटीन शेकर की तरफ देखा, फिर फ्राइड राइस की तरफ, और उसके दिल में कुछ हिल गया। जैक, क्या तुम मेरे लिए रोज कुकिंग कर सकते हो? मैं हंसा, ऐसी बात बोलो जो टीवी पर चल सके। मैंने घड़ी देखी, आलमंड टोफू को अभी कुछ मिनट और चाहिए थे। मैं हाथ पोंछते हुए बोला, स्टाफ के रास्ते में खड़े रहना बंद करो, जाकर खाना खाओ। इतना कहकर मैं किचन से बाहर निकल गया। लियो एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में स्पून लेकर मेरे पीछे निकला। हर 2 सेकंड में एक बाइट मुंह में डाल रहा था। चेहरे पर पूरी खुशी थी। पता है जिंदगी का मतलब क्या है? उसने बोलते हुए एक और बाइट ली। ऐसा फ्राइड राइस खाना, मेरी जिंदगी सफल हो गई। वो प्लेट को लेकर सीधा उस टेबल पर पहुंच गया जहां पूरी क्रू बैठी थी। थक, उसने प्लेट टेबल पर रख दी। सब लोग ट्राई करो। सब लोग पहले ही वाटर फ्राइड राइस को लेकर क्यूरियस थे। अब जब असली डिश सामने थी, किसी ने भी झिझक नहीं की। चम्मच एक साथ अंदर गए और जैसे ही राइस जुबान को छुआ, एक के बाद एक हैरानी भरी आवाजें निकलने लगी। वाओ, कितनी जबरदस्त खुशबू है। सच में इसमें ऑयल नहीं है। कितना क्लीन टेस्ट है। स्कैलियन का फ्लेवर कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और ये स्मोकी चार्ड एज, ये करता कैसे है? मिया सबसे पहले अटैक करने वालों में थी। उसने वन एंड ओनली बीफ नूडल पहले ही खा रखा था, इसलिए उसे पता था जैक कितना डेंजरस शेफ है। फिर भी ये फ्राइड राइस उसे सरप्राइज कर गया। फे चुपचाप एक छोटा सा स्पूनफुल लेती है, आराम से टेस्ट करती है। उसकी आंखों में हल्की सी सरप्राइज की चमक आती है, छोटी सी लेकिन असली। ये वाटर फ्राइड राइस वाकई अलग है, बहुत अच्छा है। वो निगलती है और बिना सोचे एक और स्पूनफुल ले लेती है। तब तक मिया तीसरे स्पून पर पहुंच चुकी थी। लियो ने ये देखा और तुरंत प्लेट अपनी तरफ खींच ली। ठीक है, बस बहुत हो गया। जैक ने ये मेरे लिए बनाया था, प्लीज पूरा मत खत्म करो। मिया ने मुंह बना लिया। कितने कंजूस हो। लियो ने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी और मिशन पर निकले आदमी की तरह राइस पर टूट पड़ा। मिया ने फिर मेरी तरफ देखा। जैक, अगर इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस को 100 मान ले तो ये वाटर फ्राइड राइस कितने % होगा? मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ। 20%। क्या? मिया लगभग कुर्सी से गिर गई। सिर्फ 20%? उसके लिए ये राइस पहले ही उसकी जिंदगी के लगभग हर फ्राइड राइस को पीछे छोड़ चुका था, और फिर भी ये सिर्फ 20% था। मैं कंधे उचका देता हूँ। वाटर फ्राइड राइस असल में बेसिक्स के बारे में है, हीट कंट्रोल, फंडामेंटल्स, बस कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कैमरामैन ने धीरे से सिर हिला दिया। अच्छा हुआ आपने ये बात किचन में नहीं बोली, वरना आधे शेफ्स अपने वॉक रखकर घर चले जाते। इसी दौरान रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश टेबल पर आई, स्पाइसी स्टर फ्राइड क्लैम्स। फे ने एक बाइट ली। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन चॉपस्टिक्स रुकी नहीं। मिर्ची की आदत ही ऐसी होती है, जब आप अपनी लिमिट के बिल्कुल किनारे पर होते हैं तो जलन की फीलिंग को कम करने का सबसे आसान तरीका होता है एक और बाइट लेना। सब फे को देख रहे थे, वो एक के बाद एक क्लैम खा रही थी। तब किसी ने आवाज लगाई, फे बस करो, बहुत स्पाइसी है, तुम्हारा पेट हैंडल नहीं करेगा। फे ने नाक से सांस खींचते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, सच में इतना स्पाइसी नहीं है। लेकिन उसकी चॉपस्टिक्स अब भी रुक नहीं रही थी। मैं उसे देखकर बोल पड़ा, ये डिश धीरे धीरे हिट करती है। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फे ने एक लंबी सांस खींची और दोनों उंगलियां अपनी कनपटियों पर रख दी। मैं हंस पड़ा। देखा, मैंने कहा था। फे ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी ऊपर उठाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका चेहरा उसका साथ छोड़ चुका था। उसकी हालत सब कुछ बता रही थी। मैं पहले ही वेटर को सिग्नल दे चुका था और किचन से आलमंड टोफू लाने को कह दिया था। उस डिश में जो मिर्ची यूज हुई थी वो बर्ड्स आई पेपर की एक जंगली वैरायटी थी, देश की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक। फे अब सच में टूटने लगी थी। उसकी आंखों के कोने चमक रहे थे जैसे आंसू किसी भी पल बाहर आ जाएंगे। तभी वेटर एक ट्रे लेकर आया जिसमें छोटे और नाजुक बोल्स रखे हुए थे। मैंने देखा कि फे की आंखें सच में भर आई हैं, तो मैंने बोल्स की तरफ इशारा किया। आलमंड टोफू, एक बोल खाओ और जलन गायब। फे ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, उसने तुरंत एक बोल अपनी तरफ खींच लिया और एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। हैरानी की बात ये थी कि जलती हुई तीखाहट वाकई कम होने लगी। फे ने गहरी सांस छोड़ी और तुरंत दूसरा टुकड़ा भी खा लिया। इस बार जब मिर्ची का असर हल्का हुआ तो उसे डिजर्ट का असली टेस्ट महसूस हुआ, रेशम जैसा स्मूथ, दूध और बादाम की गहरी खुशबू से भरा हुआ। ये बहुत अच्छा है, फे धीरे से बोली। वाटर फ्राइड राइस लाजवाब था, लेकिन ये आलमंड टोफू अलग ही लेवल का है, और सच कहूं तो ये उसकी पर्सनालिटी को परफेक्टली सूट करता था। मिया की आंखें चमक उठी, उसने भी एक बोल पकड़ लिया। जैक, ये आलमंड टोफू है, लेकिन मुझे तो मिल्क पुडिंग जैसा टेस्ट आ रहा है। मैं जवाब देता उससे पहले ही लियो बोल पड़ा, आलमंड टोफू के मेन इंग्रेडिएंट्स आलमंड और मिल्क ही होते हैं। मैं बस हंस कर रह गया और फे की तरफ मुड़ गया। अब भी तीखा लग रहा है? फे ने ईमानदारी से सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, मिर्ची का असर सच में चला गया। ये आलमंड टोफू कमाल का है और सच में काम करता है। कैसे? मैं समझाने लगा। ये क्लासिक डेजर्ट है, सदियों से इंपीरियल बैंक्वेट का हिस्सा रहा है। बादाम में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, खांसी और दर्द को कम करने में मदद करते हैं और थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं। लेकिन असली हीरो मिल्क है। मिल्क में केसीन होता है। केसीन एक बहुत अच्छा इमल्सिफायर है। ये कैप्साइसिन मॉलिक्यूल्स को घेर लेता है और उन्हें स्टमक और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग से चिपकने नहीं देता। वही कैप्साइसिन बर्निंग सेंसेशन का असली कारण होता है, इसलिए मिल्क उस जलन को खत्म कर देता है। फे धीरे धीरे सिर हिलाती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, आलमंड टोफू बनने में वक्त लगता है, लेकिन ये बिल्कुल उस वक्त आया जब उसे जरूरत थी। इसका मतलब था कि जैक को पहले से पता था कि उसका यही हाल होने वाला है। उसने याद किया जब उसने एक्स्ट्रा स्पाइसी लेवल ऑर्डर किया था। उस वक्त जैक का एक्सप्रेशन
रिएक्शन थोड़ा अजीब था। शायद उसने तभी समझ लिया था कि क्या होने वाला है। ये आदमी भी ना सीधा मना क्यों नहीं कर दिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि जैक ने वार्निंग दी थी। वो खुद ही एक्साइटमेंट में सबसे एक्सट्रीम लेवल पर जिद कर बैठी थी। शायद जैक को पता था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने पहले ही एलमंड टोफू बनाकर रख दिया था। ये सोचकर फे ने मेरी तरफ देखा। थैंक यू। मैं पल भर के लिए हैरान हुआ, फिर हाथ हिला दिया। कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। अब जब सबने देख लिया कि वो स्पाइसी क्लैम्स क्या कर सकते हैं, किसी ने उन्हें दोबारा हाथ नहीं लगाया। डिनर के बाद होटल लौटकर मैं टोफू बैंक्वेट के लिए चाहिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखने लगा। इस बार रियलिटी में वापस आने के साथ एक नया मिशन भी मिला। मेरा टास्क था पूरा टोफू बैंक्वेट रिक्रिएट करना, हर डिश एक भी कम नहीं, और तब तक बनाना जब तक खुद एम्प्रेस इतनी संतुष्ट ना हो जाए कि खुशी से हिचकी ले बैठे। अगले दिन रेस्टोरेंट का मैनेजर डैनी सेट पर पहुंच गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने जोर से थूक निकला और फिर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो सीधा मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। शेफ जैक, आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। मैं हर रात आपके बीफ नूडल का सपना देखता हूँ। वो बात कर रहा था, लेकिन हर 2 सेकंड में थूक भी निकल रहा था। साफ देख रहा था कि उस बोल का टेस्ट अभी तक उसके दिमाग में धमाके कर रहा था। मैं हंस पड़ा। एक और बोल चाहिए? मैं बना दूंगा, बस मेरे साथ काम करो। डैनी ने बिना सोचे अपने सीने पर हाथ मारा। डन। कागज पर मैं मैनेजर हूँ, लेकिन असल में जो आप कहेंगे वही होगा। आप बोलो, मैं करता हूँ। डैनी शो का लीड सेलिब्रिटी था और सबसे आखिरी आने वाला मेंबर भी। अब जब सब लोग आ चुके थे, प्रोडक्शन ऑफिशियली स्क्रिप्ट मीटिंग शुरू कर सकता था। शो की स्क्रिप्ट कोऑर्डिनेटर टीना ने अपनी फाइल खोली और सीधा मेरी तरफ मुड़ गई। शेफ जैक, चलिए शुरू करते हैं। जो माउंट टाई स्प्रिंग वाटर मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने पूछा। टीना ने तुरंत जवाब दिया। लोगों को तायान भेज दिया गया है उसे कलेक्ट करने के लिए, लेकिन माउंट टाई के बेस पर 64 अलग अलग स्प्रिंग सोर्सेज हैं और आपने हर एक से 1 बकेट पानी मांगा है। सिर्फ एयर फ्रेट का खर्चा ही आसमान छू लेगा। मैं शांत रहा। हम फॉरबिडन सिटी के अंदर शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए इंपीरियल क्विजीन ही फोकस होना चाहिए। फर्स्ट एपिसोड में जो डिश मैं बनाऊंगा वो है माउंट टाई टोफू बैंक्वेट। इस बैंक्वेट का स्टार इंग्रेडिएंट है टोफू। माउंट टाई टोफू बैंक्वेट शानडोंग क्विजीन की एक क्लासिक इंपीरियल फीस्ट है। पुराने जमाने में जब एम्परर माउंट टाई पर सीक्रेट माउंटेन रिचुअल परफॉर्म करने जाते थे, तब उनके लिए ये बैंक्वेट सर्व किया जाता था। रिचुअल से पहले एम्परर को स्नान करना पड़ता था, सेरेमोनियल रोब्स पहननी पड़ती थी और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाना पड़ता था। वही प्लांट बेस्ड मील था माउंट टाई टोफू बैंक्वेट। रूम में सब चुपचाप सुन रहे थे। मैं आगे बोला। इंपीरियल माउंटेन रिचुअल किसी भी एम्परर के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। जो भी एम्परर ये रिचुअल परफॉर्म करता, वो इसे पूरी श्रद्धा और गंभीरता के साथ लेता। इसीलिए माउंट टाई टोफू बैंक्वेट के लिए जो टोफू बनता है, वो सिर्फ माउंट टाई के स्प्रिंग वाटर से बनाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर डिश के लिए अलग स्प्रिंग का पानी चाहिए। रूम में तुरंत हलचल मच गई। अलग स्प्रिंग क्यों? मैं समझाने लगा। जैसे 8 इमॉर्टल्स एट द येट पूल डिश के लिए क्वीन मदर स्प्रिंग का पानी चाहिए। लॉन्जेविटी स्टार ऑफर्स अ पीच डिश के लिए ब्रॉड लाइफ स्प्रिंग का पानी। हर स्प्रिंग से बने टोफू की टेक्सचर अलग होती है। इसीलिए अगर पूरा ऑथेंटिक माउंट टाई टोफू बैंक्वेट बनाना है, तो माउंट टाई का स्प्रिंग वाटर जरूरी है। किसी ने बेचैन होकर पूछा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आखिर पानी ही तो है, फर्क कितना हो सकता है? मैं मुस्कुराया। फर्क बहुत बड़ा होता है। दुनिया के हर रीजन की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होती है, वही पानी की क्वालिटी को शेप करती है। प्लेन्स का पानी ज्यादा क्ले और सिल्ट लेकर आता है, इसीलिए उसका टेस्ट ज्यादा अर्दी होता है। माउंटेन वाटर मिनरल से भरा होता है, इसीलिए हार्ड होता है। एक ही माउंटेन पर भी फर्क होता है। पीक का पानी ज्यादा क्लीन सेटल होता है और टेस्ट क्रिस्प होता है। टी ब्रूइंग के लिए परफेक्ट। माउंटेन बेस का पानी ज्यादा मिनरल सेडिमेंट लेकर आता है, उसका बॉडी फुलर होता है। फिश फार्मिंग और टोफू मेकिंग के लिए बेहतर। लेकिन माउंट टाई स्प्रिंग वाटर इन सब से अलग है। उसके ज्यादा स्प्रिंग्स माउंटेन के बेस पर हैं, फिर भी उसकी हार्डनेस अनयूजुअली लो है। ऑक्सीजन कंटेंट भी बहुत हाई होता है। माउंट टाई के पानी से बना टोफू बहुत फाइन और टेंडर कर्ड देता है। सॉफ्ट होता है लेकिन शेप मेंटेन रखता है। बर्फ जैसा सफेद, हल्की नेचुरल स्वीटनेस, स्प्रिंगी टेक्सचर और सबसे खास बात, लंबी कुकिंग के बाद भी टूटता नहीं। इसीलिए माउंट टाई टोफू बैंक्वेट के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही पानी सूटेबल माना जाता है, माउंट टाई स्प्रिंग वाटर। टीना ने गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी गहरी है। इंपीरियल क्विजीन वाकई किसी और ही लेवल की चीज है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस सीजन की थीम है परस्यूट ऑफ परफेक्शन। अगर करना है तो पूरी तरह करेंगे। टीना ने बिना झिझक सर हिला दिया। शेफ जैक, मैं गारंटी करती हूँ कि स्प्रिंग वाटर टाइम पर यहाँ पहुंच जाएगा, और कुछ चाहिए हो तो बताइए। बेस्ट डिश बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम अरेंज करेंगे, आप बस नाम लीजिए। मैंने भी फिर नहीं रुका। मैंने पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट एक एक करके सुना दी। रेयर सोयाबीन्स, स्पेशल माउंटेन मशरूम्स, वाइल्ड वेजिटेबल्स, दर्जनों प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स। टीना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रही थी। वो लगातार फोन कॉल्स कर रही थी। लोगों को सीधा सोर्स लोकेशंस पर भेजा जा रहा था। हर इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए टीम्स निकल चुकी थी। मीटिंग चलते चलते शाम हो गई। मैं जानता था कि इस शो का एंकर मैं हूँ। अगर मेरा खाना डिलीवर कर गया तो पूरा सीजन हिट हो जाएगा, और अगर मैं फेल हुआ तो सबकी मेहनत बेकार जा सकती थी।